उसको देखा मैंने चांदनी रात में, उसकी आंखों में थी कुछ बात। तो चलिए इसी बात पे आज पढ़ते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मतलब मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, वो भी एक साथ। तो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना कृष्णा भैया, और आज हम पढ़ने वाले हैं ये आंखें और ये रंगीन दुनिया, यानी ह्यूमन आई, मानव नेत्र। ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, और हाँ, ये टॉपिक पढ़ने में आज बहुत मजा आने वाला है। और इसके जो भी क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल के मिड टर्म एग्जाम में हो या प्री बोर्ड एग्जाम हो, या कोई भी आपके क्लास में जितने भी आपके टीचर्स टेस्ट लेते हैं, ठीक है, साइंस में, और बोर्ड एग्जाम में आएंगे, सारे के सारे इस वीडियो से ही होने वाले हैं। और बस क्यों? क्योंकि भैया आप इसलिए बोल रहे हैं, आपके भैया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरी बहन एंड मेरे भाई, ये कोई आम वन शॉट वीडियो नहीं है, ये है आपके भैया का वन शॉट लेक्चर, ठीक है। तो इसके अंदर 100% एनसीईआरटी मैं कवर करा दूंगा, एक एक टॉपिक तुम्हें हलवे की तरह प्यार से खिला दूंगा। बहुत सारे प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, और सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। तो बोर्ड में जो बार बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, उनको भी पढ़ा दूंगा, इसमें समझा दूंगा और सॉल्व भी करा दूंगा। तो टेंशन को छोड़ दो भाई, ये टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा और यहाँ से सारे क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। तो लेक्चर को शुरू करते हैं, और पूरा ध्यान से अच्छे से लेक्चर को समझना, कॉपी कलम लेकर बैठ जाना। और हाँ, इस लेक्चर में बहुत मजा आने वाला है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक लाइन बोलूंगा यार, जरा ध्यान से सुनना। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे यार, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। तो यार अपना सपना है बोर्ड एग्जाम में 95% फोड़ने का, और हाँ, अगर सपना बना लिया है तो पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपके साथ आपके भैया है। तो चलो लेक्चर को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि यार इस वीडियो में हम लोगों क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक क्या कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो टॉपिक हम सबसे पहले मानव नेत्र के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद अगला जानेंगे दृष्टि दोष तथा उनका निवारण क्या है, फिर प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, उसके बाद विक्षेपण, इंद्रधनुष और स्पेक्ट्रम, फिर वायुमंडलीय अपवर्तन तथा प्रकाश का प्रकीर्णन। इतने टॉपिक पढ़ेंगे। और हाँ भाई हाँ, ये जो 30+ पीवाईक्यूज, मतलब कि 30+ हम पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारे रिसेंट में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। हाँ भाई, जब आप क्लास पढ़ लोगे ना, समझ में आ जाएगा, हाँ वाकई में क्लास से भी क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड एग्जाम में, क्लास से ही मिलेंगे, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान से बैठे रहना और बढ़िया पानी उनी पी लेना भैया, ठीक है, क्योंकि लेक्चर बहुत ही मजा आने वाला है, और ध्यान से बैठना, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो हमारे पास ये आई है, देख रहे हो अपनी आंखें है ना हमारे अंदर, ये आई होती कैसे है। देखो, अगर हम अपनी आंखों को देखें, अगर अपनी आंखों को निकाल कर देखें तो लगभग कैसा होता है, गोलक के जैसा होता है, मतलब कि गोलाकार होता है। तो जो नेत्र है हमारे पास, ये जो नेत्र है, ये लगभग होता है गोलाकार। कैसे होता है? गोलाकार होता है, ठीक है, स्फेरिकल होता है। और इस जो नेत्र का यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर होता है, ये जो डायमीटर उसका व्यास, ये कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। मतलब जो हमारे पास ये नेत्रवा है, मतलब जो ये अखिया है, इसका जो व्यास होता है वह 2.3 सेंटीमीटर होता है, ठीक। फिर उसके बाद इसका पहला पॉइंट, मतलब जो नेत्र गोलक है या गोलाकार होता है, और इसका जो डायमीटर होता है वह 2.3 सेंटीमीटर होता है। सबके पास आंखें हैं भाई, तो आंख कैसा होता है? आंख का आकार गोलाकार होता है, और उसका डायमीटर कितना होगा, व्यास कितना होगा? 2.3 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद देखो, जो हमारी ये आई है ना, आई मतलब इस आंख की सबसे बाहरी परत होती है, एक सबसे बाहरी परत, ये देख रहे हो, ये सबसे बाहरी परत, मतलब इसकी सबसे बाहरी परत, मतलब आउटर जो लेयर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं दृढ़ पटल। क्या देख रहे हो? ये सबसे बाहरी परत, ये वाली दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम लोग दृढ़ पटल। मतलब क्या कहेंगे कि देखो, आंख जो है, आंख बाहर से एक दृढ़ तथा अपारदर्शी श्वेत सफेद, श्वेत मतलब सफेद परत से ढकी रहती है। इस दृढ़ परत को हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं। मतलब जो हमारी आई है, अगर आप आंख को बंद करोगे तो जरा देखोगे उसके सामने, आंख जैसे आप क्लोज करोगे, देखो जो ऊपर होता है वो श्वेत एक परत होती है,
जो कैसी होती है, अपारदर्शी होती है। तो वही जो परत है उसी को बोलते हैं हम लोग दृढ़ पटल। क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे दृढ़ पटल। समझ गए ना। तो इसका मतलब जो आंख बाहर से एक दृढ़ तथा अपारदर्शी श्वेत परत से ढकी रहती है, जिसे हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं। क्लियर पॉइंट। आगे अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है हमारे आंख में, तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा है कॉर्निया। क्या बोलेंगे, कॉर्निया, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वच्छ मंडल। क्या, स्वच्छ मंडल, एक और नाम से जाना जाएगा कॉर्निया को, स्वच्छ मंडल। देखो यह मानव नेत्र का पारदर्शी और सामने का हिस्सा, देख रहे हो आप, देखो ए वाला भाग, ए वाला दिख रहा है यहाँ पे, जस्ट दृढ़ पटल के सामने का भाग, ए वाला, इसको बोलते हैं कार्निया। ए वाला देख रहे हो, ए वाला एरिया, ए वाला, ठीक है, दिखा आपको। इसी को बोलते हैं हम लोग कॉर्निया। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कॉर्निया बोलेंगे। तो फिर से दिखा देता हूँ, देख लो भैया, ए वाला पार्ट, ए देख रहे हो बहन ना, ए इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्निया, स्वच्छ मंडल, दृढ़ पटल के निचले वाला भाग, मतलब सामने वाला भाग बोलते हैं। तो यह मानव नेत्र का पारदर्शी और सामने का हिस्सा है, मानव नेत्र के सामने का हिस्सा। और तो दूसरा पॉइंट क्या, प्रकाश कार्निया के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बहुविकल्पी के लिए, बताओ भैया कि जो प्रकाश होता है, जो प्रकाश आता है वह हमारे नेत्र में किसके माध्यम से प्रवेश करता है। तो वो आंसर आप लगाएंगे कॉर्निया। क्या, कॉर्निया के माध्यम से जो प्रकाश होता है वह हमारी आंख में पहुंचता है। अगला पॉइंट है, यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश के अधिकांश अपवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। और हालांकि देखो लोगों को पता होता है यार कि हमारी जो आंख में लेंस है उससे प्रकाश का अपवर्तन होता है, बट अगर मान लो 100% प्रकाश का अपवर्तन होना है तो 80%, लगभग 80%, मतलब पूरा से और 80% प्रकाश का अपवर्तन कार्निया करेगा, और बचता जो 20% है वो जो हमारा लेंस होता है, जो हमारा लेंस होगा उससे अपवर्तन होगा। तो पॉइंट क्लियर रखना कि 80% जो प्रकाश आता है हमारे कॉर्निया से प्रवेश करता है उसका अपवर्तन आंख में हर जगह भेजना, तो उसका अपवर्तन, मतलब भाई जब अपवर्तन होगा तभी मुझे चीजें सामने वस्तु दिखेगी। भाई बिना प्रकाश से हम वस्तु देख नहीं सकते, अगर प्रकाश आ रहा है आंख में तभी मैं वस्तु को देख पाऊंगा। तो प्रकाश आया कॉर्निया के माध्यम से, जैसे आया तो वैसे कॉर्निया 80% प्रकाश क्या करेगी, अपवर्तित करेगी, चीजें दिखने लगेंगी। फिर 20% प्रकाश लेंस पे जाता है तो वहां से अपवर्तन होगा तो हमें वस्तुएं अच्छी से साफ सुथरी दिखने लग जाती हैं। ठीक, और फिर उसके बाद जो कॉर्निया का काम यहाँ पे ये भी होता है कि जो धूल और डस्ट होते हैं, सारी चीजें जो भी अगर मान लिया गर्दा धूल उड़ रहे होते हैं, इनको हमारी आंख में आने से बचाता है। कौन बचाता है, कॉर्निया बचाता है। तो देख लो भाई कॉर्निया के इतने सारे काम हैं। कॉर्निया पहला काम या सामने का हिस्सा होता है, किसके सामने का, दृढ़ पटल के सामने का, मानव नेत्र का पारदर्शी सामने का हिस्सा। ठीक, और इसी कॉर्निया के माध्यम से ही प्रकाश प्रवेश करता है, और अधिकांश भाग लगभग 80% जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वह कॉर्निया से होता है, जो बचा 20% वह लेंस से होता है। और कॉर्निया का ये भी काम है कि जो भी धूल कण आते हैं वह कॉर्निया बचाती है, आंखों में प्रवेश करने से कॉर्निया रोकती है उसको, धूल कण आंख में प्रवेश करने से कॉर्निया क्या करती है, उसको रोकती है। देख रहे हो ये वाला हिस्सा, इसको कॉर्निया बोलते हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, समझ गए कॉर्निया के बारे में। आगे बढ़ता हूं। अब अगला पॉइंट है यार, अगला है आइरिस। क्या, आइरिस, जिसको एक नाम से और जानेंगे हम लोग परितारिका। क्या बोलेंगे इसको, परितारिका। क्या बोलेंगे, परितारिका, मतलब आइरिस। तो देखो इसको बोलते हैं हम लोग आइरिस परितारिका। तो देखो इसका काम क्या है भाई, देखो इसका पहला पॉइंट क्या है, पहला काम क्या है, कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिससे जिसे आइरिस कहते हैं। क्या कहेंगे, जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं। देखो जो कॉर्निया अभी मैंने देखा, ए वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ए वाला पार्ट गोले जैसा दिख रहा है ना, ए वाला भाग, इसको हम लोग बोलते हैं आइरिस, दिख रहा है ना ये वाला भाग, इसी को बोलते हैं हम लोग आइरिस। ठीक है, तो मतलब कि कॉर्निया के एक ठीक पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं आइरिस, मतलब परितारिका। आप अपनी आंख देखेंगे उसमें देखो एक ब्लैक कलर की होती है ना, जो थोड़ा सा क्या होती है, चाकल टाइप का, देखिए ना, देख रहे हो, इसी को बोलते हैं हम लोग आइरिस। अगला पॉइंट है, यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, मतलब पुतली को कब छोटा करना है कब बड़ा करना है ये आरिस पे डिपेंड करता है, मतलब कि आरिस के ऊपर है कि मुझे पुतली को छोटा बनाना है या पुतली को बड़ा बनाना है। अब भैया बोलोगे यार ये पुतली क्या है, हाँ आओ समझते हैं इसको भी। पुतली मतलब प्यूपिल, मतलब पुतली क्या है, अगला 5वां पॉइंट क्या है, ये भी पुतली भी किसका, हमारे आंख का ही भाग है, हमारे आंख का ही पार्ट है प्यूपिल। देखो आरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जो पुतली कहलाता है, देख रहे हो आरिस के बीच में एक गोले जैसा, देख रहे हो छोटा सा पार्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं, ब्लैक कलर का दिख रहा है ना ये वाला पार्ट ब्लैक कलर का, इसी को हम लोग बोलते हैं भाई
क्या बोल देंगे पता है? पुतली। ए वाला भाग इसको बोलते हैं पुतली। देखोगे जब अपनी आई को देखोगे शीशे में देखते हो तो एक छोटा सा गोले का जैसा रहता है, उसी को बोलते हैं पुतली। तो क्या कहता है? पुतली। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जो पुतली कहलाता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, इसका काम क्या है? यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसका मतलब क्या है थोड़ा समझना। देखो, जो हमारे पास ये पुतली है, ये पुतली जो है यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। मतलब है जब प्रकाश की, अगर मान लो प्रकाश की मात्रा कम है, मान लो कि प्रकाश की मात्रा कम होती है, मान लो कि हम अंधेरे में चले गए तो वहां पे प्रकाश की मात्रा क्या होगी? कम होती है। तो आइरिस की मांसपेशियां, जो मेरे पास ये आइरिस है, इसकी जो भी मांसपेशियां हैं किनारों की ओर सिकुड़ जाती हैं। क्या करती हैं? किनारों की ओर सिकुड़ जाती हैं तथा पुतली को बड़ा कर देती हैं। पॉइंट ध्यान रखना। मतलब जब अगर हम लोग अंधेरे में जाते हैं, प्रकाश जहां पे कम होता है, तो आइरिस की जो मांसपेशियां हैं वह क्या करती हैं? सिकुड़ जाती हैं। जैसे ही आइरिस की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं तो पुतली को बड़ा कर देती हैं। तो पुतली क्या हो जाता है? पुतली में बड़ा हो जाता है। मतलब कि आंखें फिर हम लोग ऐसे लंबी करके देखते हैं, हाँ भाई कहाँ पे वस्तु है, कहाँ पे चीजें हैं, कहाँ रखी है ना। देखे हो अंधेरे में जाओ और फिर क्या होगा? अंधेरे में जैसे जाओगे प्रकाश कम है तो जो हमारे पास आइरिस है उसकी मांसपेशियां सिकुड़ी तो पुतली क्या हुआ? पुतली का जो आकार वो बढ़ जाएगा। तो हाँ ध्यान से देखने लग जाएंगे कि हाँ वस्तु कहाँ है। समझे? मतलब जिससे लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा क्या होती है? वह बढ़ जाती है। किंतु वही बात जब प्रकाश की मात्रा अधिक हो जाए तब क्या करोगे? मान लो कि मैं धूप में आके खड़ा हो गया, दिनों दिन में एकदम दिन में आ गया, देखने लगा, हाँ भाई सारी चीजें मुझे बाहर की एकदम साफ दिख रही हैं क्योंकि वहां पे प्रकाश है। इसका मतलब जब प्रकाश की मात्रा अधिक होती है तो पुतली की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। किसकी? जो पुतली की मांसपेशियां हैं वह ढीली हो जाती हैं। किसकी? पुतली की आइरिस की मांसपेशियां, आइरिस की क्या बोलेंगे? आइरिस की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं तथा पुतली को क्या करेंगी? छोटा बना देंगी। भाई हम लोग प्रकाश में आते हैं, मेरे सामने प्रकाश दिखेगा, ठीक है, लाइट है, प्रकाश दिखा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? प्रकाश अधिक मात्रा में है तो जो आइरिस है उसकी जो मांसपेशियां हैं वह क्या होंगी? मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ढीली हो जाती हैं। तो पुतली क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। मतलब फिर आराम से थोड़ा से आंख खोलेंगे चीजें दिखने लग जाती हैं, पुतली छोटी हो जाती है। जिससे लेंस पर कम प्रकाश आपतित होता है। मतलब कम प्रकाश भी आता है तब भी हमें चीजें, वस्तुएं आसानी से साफ साफ दिखती हैं। पुतली का मतलब समझे? तो भाई जो पुतली है या आरिस के बीचों बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, वही पुतली है। जब हम लोग अंधेरे में जाते हैं तो आरिस की जो मांसपेशियां हैं वह आरिस की मांसपेशियां क्या होती हैं? किनारों पर सिकुड़ जाती हैं, जिससे जो पुतली का आकार बढ़ जाता है। ठीक है। उसी प्रकार जब हम लोग अधिक प्रकाश में आते हैं तो जो आरिस की मांसपेशियां हैं वह क्या होती हैं? ढीली हो जाती हैं, जिससे जो पुतली है वह छोटी हो जाती है। बस अगर प्रकाश ज्यादा है तो पुतली छोटी हो जाएगी तो हमें वस्तु भी दिखने लग जाती हैं। तो इसका मतलब पुतली क्या है? आरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। और पुतली को एक नाम से और जानेंगे हम लोग जिसको बोलते हैं नेत्र तारा। क्या? नेत्र तारा। क्या बोलेंगे? नेत्र तारा एक नाम से और जानेंगे। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। और अभी मैंने एक चीज पढ़ा था, देखो यहाँ पे कॉर्निया। जो यार कॉर्निया, देखो हम लोगों में क्या होता है कि हम लोग जब भी, अभी आप लोग सुने होंगे कि यार हम जब भी कोई नेत्र दान करने जाता है तो हमें पता चलता है कि उन्होंने पूरी अपनी आंख को निकाल के दे दिया, मतलब नेत्र दान कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि जब भी कोई पर्सन, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हो, वो अगर अपना नेत्र दान करता है उसमें नेत्र पूरा दान नहीं होता, उसमें उस नेत्र का कार्निया वाला जो पार्ट है इसी को दान में दिया जाता है। मतलब कि सिर्फ डॉक्टर लोग क्या करते हैं, कार्निया को निकाल कर दूसरे लोगों के आंख में लगा देते हैं तो चीजें दिखने लग जाती है। ठीक है। तो पूरा ध्यान रखना कि पूरा नेत्र दान नहीं होता। नेत्र में जो एक कॉर्निया है यही पार्ट दान किया जाता है, पूरा आंख दान नहीं की जाती है। पॉइंट क्लियर हुआ? 6 पॉइंट क्या है? 6 है नेत्र लेंस। तो देखो नेत्र लेंस होता क्या है? अभी मैंने पढ़ा था कि पुतली के पीछे पारदर्शी पदार्थ का बना एक उत्तल लेंस होता है जो मांसपेशियों द्वारा लटका रहता है। इस लेंस को नेत्र लेंस कहते हैं। देखो
जरा हमारे पास ये पुतली है ना, ए वाली, ये पुतली थी, इसके पीछे ए वाला भाग दिख रहा है, ए वाला, इसी को बोलते हैं नेत्र लेंस। और बगल में जो ये टिकी है इसको बोलते हैं हम लोग सिलियरी मांसपेशियां। इन्हीं के कारण ये लेंस यहाँ पे टिका होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मान लो यार बोला जाए जैसे कि भैया बताओ यार कि जो नेत्र लेंस है कहे अपने स्थान पर वहीं पे टिका है, कहे गिर नहीं जाता, कहे निकल नहीं जाता, क्यों? क्योंकि उसको जो सिलेरी मांसपेशियां वो आपस में पकड़ी हुई हैं, उसको जकड़ी हुई है। मतलब ये समझो कि इस लेंस को बांधा गया है किसके द्वारा? पतले पतले रेशम के धागे से। देख रहे हो ये लेंस है, ये जो लेंस है दिख रहे हैं ना, ये इसी सिलेरी मांसपेशिया से, ये पतले पतले रेशम धागे, उस तरह से रेशम के धागे नहीं है, तो मांसपेशियां हैं, इन्हीं के द्वारा इनको बांधा गया है। तो देखो हम लेंस की क्या करते हैं, फोकस दूरी चेंज कर सकते हैं। क्यों? कि हमें क्यों करना है पता है क्यों? क्योंकि हमें कभी पास की वस्तु देखना है तो कभी दूर की, आपको पता है। उसके लिए हम फोकस दूरी बदलना पड़ता है, मतलब लेंस के साइज को छोटा और बड़ा करना पड़ता है। अगर मान लो मुझे पास की चीज देखनी है तो क्या करता हूं, लेंस को दबा के मोटा कर देता हूं। क्या लेंस को, ये जो लेंस है इसको दबा के क्या कर देता हूं, मोटा, मतलब एकदम ध्यान से देखना पड़ता है ना, हाँ ध्यान से मोटा कर दे। और दूर की चीज देखनी होती तो लेंस को फैलाकर लंबा कर देता हूं। मतलब ये है कि जो ये लेंस टंगा है, अगर मुझे पास की वस्तु देखना है तो मांसपेशियों के द्वारा उस लेंस को दबाया जाएगा। क्या लेंस क्या होगा, दबाया जाएगा, मतलब कि जब लेंस दबेगा तो मतलब पास की वस्तु देखनी पड़ेगी। उसी प्रकार जैसे अगर मान लो दूर की वस्तु देखना है, मतलब कि आंखें खोलूंगा एकदम से तो दूर की वस्तु जाके दिखेगी, तो इसका मतलब लेंस फैलेगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि लेंस की जो फोकस दूरी हो रही है वह कम या ज्यादा, मतलब कि दबाने पे कम और फैलाने पे ज्यादा हो रही है। तो इसका मतलब यही है कि लेंस की फोकस दूरी भी बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। फिर इसके बाद नेत्र लेंस में वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसे? अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा रखा गया है तो जो कि प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे रेटिना में बनता है। अभी समझेंगे रेटिना क्या है। यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा, कि वस्तु सीधी है तो प्रतिबिंब रेटिना पे उल्टा बनता है, तभी वस्तु जाके मुझे सीधी दिखती है। अगर वस्तु सीधी है, वस्तु सीधी रहेगी तो प्रतिबिंब जो बनेगा वह रेटिना पे बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ताकि वस्तु मुझे सीधी दिखती है। ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, अभी समझेंगे रेटिना क्या है। अब उसके बाद अगला क्या है, आंख के लेंस को फोकस दूरी को कुछ हद तक समायोजित करें। ये कौन चीज करती है, कौन सी चीज पता है? सातवें में आप हेडिंग रख लेना, कौन सा? सिलियरी मांसपेशियां। कौन सी? आप यहाँ पे हेडिंग क्या डाल देना, सिलियरी मांसपेशियां। ठीक है, सिलियरी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं सिलियरी मांसपेशियां। ठीक है, सिलियरी मांसपेशियां यहाँ पे लिख लेना। इसको हटाता हूँ, देखो, सिलियरी मांसपेशियां। तो ये सातवें पॉइंट में रखना। ठीक है, सातवें पॉइंट में ये हेडिंग डाल देना, सिलियरी मांसपेशियां। उसमें मैंने पॉइंट लिखा है। देखो क्या है कि आंख के लेंस को फोकस दूरी को कुछ हद तक समायोजित करें। मतलब यह है कि जो सिलियरी मांसपेशियां हैं, जो यहाँ पे लेंस है, उसी के कारण, सिलियरी मांसपेशियों के कारण जो हमारी आंख में लेंस है, और लेंस कौन सा, उत्तल लेंस, वह इन्हीं के कारण टिका है वह आंख। नहीं तो हम सोचते हैं यार कि लेंस कहीं निकल नहीं जा रहा, क्यों गिर नहीं जाता, क्यों टिका है? क्योंकि वह सिलियरी मांसपेशियां उसको एक हद तक समायोजित करती नहीं। जब मन का इतना बढ़ा दें, जब मन को फैला दें, जब मन के उसको छोटा कर दे एकदम से, ऐसा नहीं होता। वह एक हद तक, मतलब कि हाँ भाई इतना उसे दबाया जा सकता है, इतना उसे फैलाया जा सकता है, बस एक समझ लो कि हाँ इतना उसे दबाया जा सकता है, इतना उसे फैलाया जा सकता है। नहीं कि आप जितना मन करे उसको खींच लो रबड़ की जैसा, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ नहीं, बढ़ जाएगी, आँखें निकल आएगी तुम्हारी। ठीक है, हाँ बहन समझ रही हो ना? ठीक है, आंख के लेंस को फोकस दूरी को कुछ हद तक समायोजित करे, वो कौन सी करती है? सिलियरी मांसपेशियां। 7 पॉइंट समझ में आया? तो समझ गए, ये हुआ मेरे पास लेंस। लेंस किससे टिका होता है? सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। आगे अगला पॉइंट है रेटिना। रेटिना क्या है? देखो इसको एक नाम से और जानते हैं, दृष्टि पटल। देखो सबसे पहले समझ लेता हूं, ये जो मेरी आंख है, ए वाला पॉइंट, ये आंख के ए अंदर के ए वाला पॉइंट येलो कलर का दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग रेटिना। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं रेटिना। जरा देखना, ए वाला पॉइंट यहाँ पे कहाँ दिख रहा है? रेटिना, जिसको हम लोग बोलेंगे दृष्टि पटल। ए वाला पॉइंट, ए वाला दिख रहा है लाइन, ये लाइन ना, इसी लाइन को हम बोलते हैं दृष्टि पटल, मतलब रेटिना। तो यहाँ पे ये येलो कलर की लाइन है, इसको बोलते हैं रेटिना। तो क्या हुआ, रक्तक पटल के नीचे, रक्तक पटल के नीचे आंख के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना कहते हैं। देखो मेरे पास ये रक्तक पटल थी, ये वाली दूसरी लाइन मेरे पास क्या है, रक्तक पटल, उसके नीचे ये परत है। तो रक्तक पटल के नीचे और ये जो मेरी आंख है, इसके सबसे अंदर की ओर, सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना कहते हैं। समझ में आ रहा है ना?
तो देखो ये आँख थी भैया, आँख के सबसे अंदर की ओर ये देख रहे हो ये वाला, ये इसे बोलते हैं रेटिना। तो अब बोलोगे यार भाई बताओ रक्तक पटल फिर क्या होती है। रक्तक पटल थोड़ा सुन लो। देखो ऊपर सबसे परत, सबसे बाहर परत दृढ़ पटल होती है, दृढ़ पटल के नीचे जो परत होती है वही रक्तक पटल। तो रक्तक पटल पूछा जाता है, ऐसे लिख सकते हो, बोल सकते हो कि हाँ दृढ़ पटल, जो दृढ़ पटल है उसके जो नीचे वाली परत होती है उसी को हम लोग रक्तक पटल बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। भाई सिंपल सी बात है कि रेटिना है यहाँ पे अगर वस्तु ऑब्जेक्ट सीधी है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, तभी वस्तु मुझे कैसे दिखेगी, सीधी दिखेगी। तो याद रखना कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, हमेशा आंख के रेटिना पे। और कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा, ताकि मुझे वस्तु सीधी दिखती है। ये सब होता कहे हुआ है यार, कभी आपने सोचा है कि मुझे वस्तु कहे सीधी दिख रही है भाई, कहे साफ दिख रही है, कहे इसका कलर ऐसा हो रहा है, ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी। अब ये सारी चीजें पता चलेंगी आपको प्रकाश तंत्रिका के द्वारा, मतलब दृष्टि तंत्रिका। ये क्या होती है देख रहे हो यहाँ पे, प्रकाश तंत्रिका लिखा हूं, दृष्टि तंत्रिका जिसको बोलते हैं। देखो मान लो मेरे आंख में प्रतिबिंब बना, इनका काम क्या होता है, दृष्टि तंत्रिका का काम क्या होता है। मान लो मेरे सामने कोई चीज है, मैंने उसको देखा, अच्छे समझा, हाँ भाई मैं बता सकता हूँ कि ये पेन है और ये नीली पेन है, सारी चीजें बता सकता हूँ ना, क्योंकि उसका प्रतिबिंब बना। तो वो सारी चीज, वो सब प्रकाश तंत्रिका के माध्यम से हमारे ब्रेन में जाती है। ब्रेन में एक सिग्नल बनता है, जान लो, तो वहां पर जैसे सिग्नल बनेगा तो हमें संदेश आता है, कि पता चल जाता है कि हाँ हाँ यार ये तो वाकई में पेन है, ये नीली पेन है, कुछ भी चीजें देखते हैं पता चल जाता है। तो प्रकाश तंत्रिका का काम क्या है, रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप, मतलब उसका रूप कैसा है और उसका रंग तथा आकार आदि का ज्ञान मस्तिष्क को देती है। आदि का ज्ञान किसको देती है, मस्तिष्क को देती हैं। इसका मतलब क्या है जरा समझना, कि जो मेरे पास रेटिना है, मतलब जो रेटिना पे जो भी प्रतिबिंब बन रहा है उसका आकार कैसा है, उसका आकार कैसा है और उसका साइज कैसा है, ये सारी चीजें कौन बताता है, मुझे पता है। ये सारी चीजें प्रकाश तंत्रिका के माध्यम से मुझे पता चलता है। किसके माध्यम से, प्रकाश तंत्रिका के माध्यम से। अगर प्रकाश तंत्रिका ना होती तो आप कैसे पता कर पाते भाई कि हाँ जो प्रतिबिंब रेटिना पे बन रहा है बहन वो कैसा है, उसका रंग क्या है, उसका रूप क्या है। ये सारा बात, सारी बातें प्रकाश तंत्रिका हमारे ब्रेन को पहुंचाती हैं, ब्रेन को भेजती हैं। फिर इसी प्रकाश तंत्रिका पे एक बिंदु होता है जिसको हम नाम बोलते हैं अंध बिंदु। ये अंध बिंदु क्या होता है, जो अंध बिंदु नेत्र में वह बिंदु जहां रेटिना से दृष्टि तंत्रिका बाहर निकलती हैं। जो रेटिना है, ये रेटिना, यहाँ रेटिना से दृष्टि तंत्रिका जो बाहर निकलती हैं, इसी पे एक बिंदु होता है जिसे हम लोग अंध बिंदु बोलते हैं। बस, क्योंकि कुछ पॉइंट लिखना है, सारा पॉइंट नहीं लिखना होता है, ठीक है, ध्यान रखना, समझ गए ना। आगे अगला मेरे पास जलीय द्रव। अब जलीय द्रव क्या है समझते हो, देखो कार्निया, अभी मैंने समझा था ये पॉइंट, कार्निया है तथा लेंस के बीच नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। ये कार्निया है और ये लेंस है, इसके बीच में देख रहे हो ये जल भरा है, ये वाला थोड़ा थोड़ा, इसी बोलते हैं जलीय द्रव। और ये जलीय द्रव क्या करता है, पोषण करता है, मतलब लेंस को या कार्निया को या सिलियरी मसल को खाना देता है, मतलब पोषण का सप्लाई करता है। भाई इसको बनाए रखना, लेंस को अच्छे से बनाए रखना है, कार्निया को अच्छे से बनाए रखना है, तो क्या करेगा ये जलीय द्रव, क्या काम करेगा, ये कार्निया को, नेत्र लेंस को, जो बगल में सिलियरी मांसपेशी है, इनको पोषण देता है, मतलब न्यूट्रिशन देता है, मतलब कि हाँ भाई तुम बने रहो अच्छे से ताकि काम करते रहो ना। तो इसका मतलब होता है जलीय द्रव का पोषण देना, पोषण करना, पोषण देना, पोषण पहुंचाना, मतलब सप्लाई करना कार्निया को, लेंस को। ठीक है, तो जो कार्निया और नेत्रलेंस के बीच में जो जल भरा होता है वो भी कैसा, नमकीन जैसा, नमकीन पारदर्शी जैसा, वही होता है जलीय द्रव। ठीक, अब इसी द्रव को, जैसे हमारे आंसू आता है, कभी आप सब रोए हुए हो तो देखो जब आंसू आता है तो आंसू जो गिरता है वो थोड़ा सा नमकीन टाइप का रहता है। अगर आप उसको चख के देखो, थोड़ा सा खट्टा टाइप का रहता है, चख के देखना, ठीक है, प्रैक्टिकल करना नमकीन टाइप का। अगला है 11 नंबर, कांचाव द्रव क्या है। देखो नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच गाढ़ा पारदर्शी द्रव भरा होता है। ये नेत्र लेंस है और ये रेटिना है, देख रहे हो ये कांचाव द्रव, बहुत सारा द्रव भरा है ना, ये इसको कहते हैं हम लोग कांचाव द्रव। जो नेत्र लेंस है और जो रेटिना है उसके बीचों बीच एक गाढ़ा पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे हम लोग कांचाव द्रव बोलते हैं, कांचाव द्रव बोलते हैं। अब इसका काम क्या है भाई, ये क्यों द्रव भरा है, देखो इसका काम क्या है, सहारा और मजबूती, आंख को अपना आकार बनाए रखने में मदद करते हैं। मतलब जो ये कांचाव द्रव है ये आंख को क्या करता है, सहारा देता है, मजबूती बनाए रखता है। हाँ भाई ऐसे शेप, इसको ऐसे ही एक ही शेप दिया रहता है और आंख को अपना आकार बनाए रख न देता। नहीं भैया आंख जैसे पाओ एकदम चपक गई, फिर उठ गई, फिर नीचे हो गई, कम ज़्यादा ऐसा, तो ये इसीलिए द्रव होता है ताकि आंख एक बैलेंस में बनी रहे, उसका एक आकार बना रहे, यही काम होता है इसका कांचाव द्रव का।
क्लियर पॉइंट। आगे अब भैया यहाँ पे अभी मैंने पढ़ लिया, तो भाई आप सभी के लिए दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या है जो कि मेरे एग्जाम में आया था 2016 2025 के एग्जाम में आया था, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है, पहला क्वेश्चन है। अब आप इसको बताओगे कि जो मेरे पास आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की जो मात्रा होती है वह किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो क्या बताओगे। पहला ऑप्शन सिलेरी मांसपेशिया, नेत्र लेंस, कार्निया, कार्निया यहाँ पे हो जाएगा क्या, कार्निया, फिर पुतली, बताओ कौन सा ऑप्शन। सोचो सोचो सोचो, अभी मैंने पढ़ा था कि यार जो आंख में प्रवेश करती है, जो जो प्रकाश प्रवेश करता है, हाँ, वो प्रवेश करता किसके द्वारा नियंत्रित होता है, वह नियंत्रित होता है किसके द्वारा, पुतली के द्वारा। किसके द्वारा, पुतली के द्वारा। अब यहाँ पे कार्निया मत कर देना, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन नहीं पूछा कि प्रकाश किसके माध्यम से प्रवेश करता है, यहाँ पे बोला गया है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा, हमारे आंख में प्रवेश कर दिया है प्रकाश, तो उस किसके द्वारा नियंत्रित होता है, किसके द्वारा, वो किसके द्वारा, पुतली के द्वारा, जो मैंने पुतली पढ़ा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन आपके लिए HW है भैया, इसको पढ़ना अच्छे से, कमेंट बॉक्स में बताना ये दूसरे क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनता है। आप ऑप्शन देखो और ऑप्शन लगाओ और कमेंट में इसका आंसर बताओ। जिसका जिसका कमेंट में आंसर आएगा, अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में, मैं प्रॉमिस करता हूं, पक्का यार पक्का नाम लेकर आऊंगा, नाम तो बोलूंगा अगली वीडियो में, चाहे जो हो जाए। ठीक है, कमेंट करना। आगे अब हम समझते हैं अगला क्या है, समंजन क्षमता। देखो पावर ऑफ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। समंजन क्षमता क्या है, नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। जैसे मैंने एक सूत्र पढ़ा था, P बराबर 1/F। अगर आपको क्षमता बढ़ेगी तो फोकस दूरी कम करना पड़ेगा, और फोकस दूरी बढ़ाओगे तो क्षमता कम करनी पड़ेगी, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ना। तो यही बताया कि नेत्र द्वारा, हमारा नेत्र है उसके द्वारा नेत्र लेंस की, जो नेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी होगी ना कुछ, और नेत्र लेंस कौन सा था, उत्तल ना, उसकी फोकस दूरी को कम, मतलब कम करो या बढ़ा दो, अधिक कर दो, करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, वही नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। मतलब कि नेत्र की समंजन क्षमता पे डिपेंडेंट है कि यार हमारी नेत्र में जो लेंस लगा है उसकी फोकस दूरी को कम या ज्यादा करना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की क्षमता को ही नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। तो P बराबर होना 5F, इसको आपने सूत्र पढ़ा था, इसमें होता है मीटर में। अगर इसी को मैं रखता हूँ P बराबर 100 अगर F का रख देता हूँ तो ये होता है सेंटीमीटर में। ये मैंने पहले पढ़ लिया, अब यहाँ पे पढ़ लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। P होता है क्षमता, F होता है फोकस दूरी, मतलब इसको मीटर में मापते हैं तो 1/F, सेंटीमीटर में रखेंगे 100/F। क्लियर हुआ, समंजन क्षमता, क्लियर पॉइंट। अब हम दो और टर्म समझते हैं यहाँ पे। पहला टर्म्स क्या है, निकट बिंदु। निकट बिंदु क्या है, देखिए नियर पॉइंट जिसको बोलते हैं, आंख से वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी वस्तु को स्पष्ट और सुस्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसे निकट बिंदु कहते हैं। मान लो कि आपकी आंखें हैं, तो कुछ दूरी पर आप जब किसी वस्तु को रखेंगे तो क्या होता है, वो वस्तु स्पष्ट दिखती है, तो वही है निकट बिंदु। अगर मान लो उसी वस्तु को एकदम आंख के पास लाते जाओ तो क्या होगी, वो वस्तु कैसी दिखने लगेगी, धुंधली दिखने लगती है ना, धुंधली एकदम सा, तो मतलब कि वो निकट बिंदु नहीं होगा। मतलब कि जहां पे आप जिस दूरी पे, कुछ दूरी पर आपको वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है, उतनी दूरी हमारी निकट बिंदु होती है। तो मनुष्य का जो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब है यार मेरी बहन समझना, जैसे आप किसी कॉपी में जो भी अक्षर लिखा होता है पढ़ते हैं, तो मतलब कि आप थोड़ी दूर जब ले जाते हैं तो अक्षर क्या होता है, एकदम साफ दिखने लगता है ना। इसका मतलब जितनी दूर पे आपको चीजें एकदम साफ दिख रही हैं, साफ एकदम स्पष्ट से पढ़ पा रहे हैं, तो वही है आपका निकट बिंदु, वही है आपका नियर पॉइंट। तो लगभग 25 सेंटीमीटर लेते हैं हम लोग, कितना 25 सेंटीमीटर में हमें वस्तु लगभग साफ दिखती है। फिर इसके बाद अगला है दूर बिंदु। दूर बिंदु का मतलब क्या, फार पॉइंट्स बोलते हैं, वह सबसे दूर का बिंदु जहां तक आंखें वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती हैं उसे बोलते हैं दूर बिंदु। जैसे मान लो कि हम जहां तक दूर एकदम जाके कहते हैं वहां तक चलो ले चलते हो, मतलब देख लो जितना दूर, मान लो इतना दूर खेत है, आप देखो तो जहां तक आप दूर की वस्तु आपको दिखती है, जहां तक भी दूर की वस्तु, वही है आपका दूर बिंदु। तो स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु जो होता है अनंत होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु अनंत। तो अब मैं बोल दूं यार कि अपने घर से आप अमेरिका देखो,
क्या आप अमेरिका देख लोगे? नहीं देख पाओगे ना, प्रैक्टिकल में आप अमेरिका नहीं देख पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिकली जो फिजिक्स मान रहे हैं कि हाँ यार आप प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकली में तो नहीं देख पाओगे, लेकिन हाँ कि जो फिजिक्स मान रहे हैं कि हाँ अनंत तक आप देख सकते हो। मतलब कि इसके लिए फिजिक्स के लिए अनंत पॉइंट क्या है कि जहां तक आपकी आंखें जितनी भी दूर तक चीजों को देख पाती हैं वही है अनंत। प्रैक्टिकल में वही अनंत माने, लेकिन क्या आप सच में प्रैक्टिकली क्या आप घर से अपने घर से अमेरिका देख सकते हो? नहीं ना, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो इसका मतलब ये है, फिजिक्स इसलिए अनंत बताई है कि जब आपकी आंखें जितनी दूर तक वस्तु को साफ देख सकती हैं वही है आपका अनंत, इसलिए फिजिक्स ने इसको अनंत माना है। ठीक है, अब देखो हमने पीछे चैप्टर में यार पढ़ा था उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस ऐसा होता है, इसमें इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस, और इसमें फोकस दूरी प्लस में होती है और लेंस की पी मतलब क्षमता जो वो भी प्लस में होती है। मतलब कि जो उत्तल लेंस होता है वह उसमें जो किरणों को क्या करता है वो कन्वर्ज करता है, मतलब मिलाता है कि पॉइंट में कन्वर्ज करता है। उसी प्रकार अवतल लेंस क्या है? अवतल लेंस किरणों को क्या करता है? डाइवर्ज करता है, मतलब वो दूर फेंकता है। हाँ चल जादू यार, चल जादू यार चले जा, मुझे जरूरत नहीं है ना। तो मतलब जो अवतल लेंस है वह किरणों को दूर फेंकता है, मतलब उसको अपसारी लेंस कहते हैं। और यहाँ पे फोकस दूरी निगेटिव होती है और जो क्षमता होती है वो भी निगेटिव होती है। ध्यान रखना, उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस, क्षमता भी प्लस, अवतल लेंस में फोकस दूरी माइनस और क्षमता भी माइनस। तो दूर बिंदु निकट बिंदु समझ में आया? निकट बिंदु वही है कि जहां पे आप जितनी दूर पे आप जितनी भी निकट निकट स्थित वस्तु को आप स्पष्ट देख पाते हो निकट बिंदु है आपकी आंख के लिए। फिर दूर बिंदु का मतलब जितनी दूर आप ज्यादा से ज्यादा दूर तक आप जितनी वस्तुओं को देख पाएंगे वही है आपका अनंत। वह मतलब कि लगभग मान के चलते हैं अनंत तक, मतलब कि अनंत होता नहीं क्योंकि प्रैक्टिकल में अनंत तो है नहीं भाई ना, तो फिजिक्स इसको मान के चलती है। ठीक है, आगे अब अगला पॉइंट है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे दोष के बारे में। अब हम यार आ गए हैं एकदम समझने के दृष्टि दोष, मतलब कि दो मानव नेत्र के दोष। हम देखो अगर हमें दोष समझना है तो सिंपल सा कि जो मानव नेत्र होता है उसमें दोष होते हैं कई सारे, निकट दृष्टि, दूर, जरा, अबिंदुकता, वर्णांता और मोतियाबिंद, कई सारे दोष होते हैं। लेकिन हमें कुछ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 2-3 दोष पढ़ने जो हमारे सिलेबस में मतलब अच्छे से समझना है, जो कि ज़्यादा एग्जाम में आता है। तो इसका रीजन इसलिए है कि जो मानव नेत्र का जो दोष है, इसमें दोष में क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती, निकट की दिखती है, निकट की नहीं दिखती तो दूर की दिखती है, ऐसा। तो सबसे पहला हमारे पास जो आंखों में दोष होता है, पहला निकट दृष्टि दोष, जिसको बोलते हैं मायोपिया। आंख का वह दोष जिसमें पास की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु अस्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है, आपको निकट दृष्टि दोष में निकट की तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन दूर की नहीं दिखाई देगी, यही है निकट दृष्टि दोष। जैसे मान लो कि ये आपके पास ये आपकी आंखें हैं, तो यहाँ से प्रकाश आया तो देखो ये जो लेंस है यहाँ पे ये लगा कौन सा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है? किरणों को कन्वर्ज कर देता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना दे रहा है? यहीं पे बना दे रहा है। और रेटिना कहाँ पे होता है? कहीं यहाँ जाके रेटिना होता है ना, पीछे एकदम। तो प्रतिबिंब जब पहले बन रहा है तो इसका मतलब रेटिना के पहले बन जा रहा है, तो इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात आंख के गोलक का व्यास बढ़ जाए। मतलब जो आंख के जो गोलक उसका व्यास, उसका कर्वेचर वो बढ़ जाता है, और जो नेत्र लेंस है वह एकदम थिकनेस हो जाता है, मतलब मोटा हो जाता है। तो इसका मतलब, तो जब मोटा हो जाएगा तो इसका मतलब जो प्रकाश की किरणें आ रही उसको कन्वर्ज कर देता है, कि पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, वो रेटिना तक नहीं जाती। मान लो कहीं यहाँ रेटिना हो गया, जैसे इसकी दूरी बढ़ी तो रेटिना जाके पीछे चला गया, तो रेटिना पीछे चला गया और किरणों को कन्वर्ज पहले से कर दिया। इसका मतलब रेटिना से पहले प्रतिबिंब बना दे रहा है। और नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए जिससे फोकस दूरी कम हो जाए, तो मतलब जो नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या है वह बढ़ जाती है और फोकस दूरी कम हुई, त्रिज्या बढ़ी, इसका मतलब रेटिना दूर गया और प्रतिबिंब पहले बन रहा रेटिना से, तो वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाएगी। तो अब इसके लिए यार मुझे करना क्या पड़ेगा कि हाँ मुझे वस्तु देखनी है स्पष्ट, क्या करूंगा? तो तुरंत मैं ला के इसके बीचों बीच में खड़ा कर दूंगा एक अवतल लेंस। क्या? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस क्या करता है बेचारा? अवतल लेंस किरणों को दूर फेंकेगा। जैसे किरणों को यहाँ से दूर फेंका, यहाँ से दूर फेंक रहा है, और बीच में यहाँ पे उत्तल लेंस तो है ही, आंख में उत्तल लेंस है, तो कहता है भाई तू मेरा थोड़ा सहारा कर दे। तो जैसे ये सहारा करके दूर फेंक रहा है, वो इसके पास लाके एकदम चिपका के दूर जा रही थी, फिर थोड़ा पास लाके एकदम रेटिना पे फोकस करा दिया, और रेटिना फोकस करा दिया, भी प्रतिबिंब बन गया। इसका मतलब दोनों एक दूसरे का सहारा किए तो प्रतिबिंब बना। इसका मतलब जब निकट दृष्टि दोष होता है, जैसे उसमें अवतल लेंस लगाए, बाहर अवतल लेंस लगा, तो इसका मतलब वो थोड़ा दूर फेंका, उत्तल लेंस अंदर लगा, दोनों मिले और एक दूसरे को थोड़ा पास में चिपकाए किरणों को, तो एक दूसरे यहाँ पे जाके मिला दिए। हाँ भाई जबरदस्ती करके, मतलब कि एकदम मिला दिए। कहाँ पे? इस पॉइंट पे इसको लाके मिला दिए। समझ रहे हो ना? मतलब जो ये
ये अवतल लेंस है ना, ध्यान समझना, अवतल लेंस है। जब यहाँ से किरणें आई, क्योंकि अवतल लेंस क्या होता है, किरणों को डाइवर्ज करता है, दूर फेंकता है, ऐसे दूर फेंका, यहाँ तक फेंका, ये भी किरणें दूर फेंका, लेकिन जैसे ही किरणें यहाँ पे उत्तल लेंस पे पड़ी तो ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, यहाँ से आई, ये कन्वर्ज करते 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 ये दोनों कन्वर्ज करते यहाँ पे रेटिना मिला दी तो प्रतिबिंब बन गया, तो हमें वस्तु दिखने लगेगी। इसका मतलब निकट दृष्टि दोष अगर आपको निवारण करना है, आपको अवतल लेंस आपको चश्मे में लगाना पड़ेगा, मतलब जिसको बोलते हैं निगेटिव पावर लेंस। मतलब कहते हैं ना यार, आपका दोस्त है, कहता है कि मेरा जो चश्मा बना है ये -0.1 क्षमता का है, -0.1, -1.1 या -0.2, ऐसे बोलते हैं 0.5, ऐसे बोलते हैं ना माइनस में, नेगेटिव में, तो इसका मतलब उसको निकट दृष्टि दोष है। क्या है निकट दृष्टि दोष? मान लो जैसे आप एकदम, आपका दोस्त है एकदम पीछे बैठा है, एकदम सामने से कॉपी में बस लिख रहा है, समझ पा रहा है, लेकिन वही को बोला जाए, उसी को बोला जाए यार थोड़ा बोर्ड पे देखो क्या दिख रहा है, तो बोर्ड पे बेचारा नहीं देख रहा है, देख पा रहा है, मतलब निकट की वस्तु नहीं देख पा रहा है बोर्ड पे, तो इसका मतलब उसे क्या है, मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है। अगर उसको निवारण करना है, सिंपल सा चश्मा बनवाएगा, उत्तल लेंस लगवा लेगा उसमें, चश्मे में। आंख में तो उत्तल लेंस है, और कोई चश्मे में क्या लगाया जाएगा, उसे अवतल लेंस लगाया जाएगा ना। तो ये चित्र दोनों बना लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, चित्र दोनों से बना लेना, ठीक है। अगर लेकिन जब आपको बनाना है तो आप एक ही चित्र बनाएंगे तब भी पूरा सही है, आपका यही एक चित्र, यही वाला ये वाला आप बना देना, ठीक है, लेकिन बनाना दोनों प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, दोनों बनाएंगे बढ़िया रहेगा, ठीक, क्योंकि पहले प्रतिबिंब बन जाता है रेटिना, फिर उसके बाद जब हमने वहाँ पर निवारण किया अवतल लेंस लगाया तो प्रतिबिंब तुरंत रेटिना पे बन गया। निकट दृष्टि दोष समझ गए, आगे बढ़ता हूं। अब अगला है हमारे पास दूर दृष्टि दोष, देखो जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होगा, ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु अस्पष्ट नहीं दिखाई देती है, इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। मतलब इस दोष में क्या होगा, आपको तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखेगी लेकिन नजदीक की वस्तु अस्पष्ट नहीं दिखेगी। अब क्या होगा भैया, देखो जरा, अब यहां से प्रकाश की किरणें आई, इस लेंस पे पड़ी, क्या उत्तल लेंस पे, उत्तल लेंस पे पड़ी, तो ये लेंस क्या करता है, किरणों को कन्वर्ज करता है, लेकिन बेचारा कन्वर्ज नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि कारण क्या है, नेत्र लेंस और रेटिना की बीच की दूरी कम हो गई। मतलब जो नेत्र लेंस है और जो रेटिना उसके बीच की दूरी कम हो जाती है, अर्थात आंख के गोलक का व्यास कम हो गया, मतलब कि उसका गोलक, मतलब कि आंख के गोले का व्यास जो गोला है वो कम हो जाता है। तो जैसे कम होगा तो रेटिना दूर भागेगा, रेटिना दूर, मतलब कि कहीं यहाँ पे रेटिना होता है और कहीं वो जाके दूर आ जाएगा, रेटिना दूर आएगा, तो इसका मतलब ये फोकस करते करते दूर बनेंगे प्रतिबिंब, तो मतलब कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखेगी ना। तो इसका मतलब अगला है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाए, मतलब जो नेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी बढ़ गई भाई, जैसे फोकस दूरी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं ये नेत्र लेंस किरणों को दूर जाके फैला देगा, दूर जाके फेंकेगा ना, दूर, इसका मतलब किरणें दूर चली आए। तो यार अब क्या करना पड़ेगा मुझे, तो इसका निवारण क्या करना पड़ेगा, तुरंत मैं क्या करूंगा, बीचों बीच में एक इसके क्या लगा दूंगा, उत्तल लेंस, क्या इसके निवारण के लिए एक उत्तल लेंस लगाऊंगा। जैसे मैं उत्तल लेंस लगाया, मान लो यहाँ से किरणें गई, यहाँ गई, तो ये किरणों को क्या किया, यहाँ से कन्वर्ज किया, यहाँ पे कन्वर्ज किया, कन्वर्ज किया, फिर आगे आंख में ही, मेरे पास आंख में भी उत्तल लेंस है, तो जैसे एक किरण और कन्वर्ज किया, और कन्वर्ज किया, करते करते पास में ला दिया, यहाँ पे एकदम रेटिना पे, यहीं पे रेटिना होता है ना फिक्स पॉइंट पे, यहीं पे, तो प्रतिबिंब यहीं पे बन जाएगा। कि जब हम चश्मा लगाएंगे भाई, उसमें बोलते हैं उत्तल लेंस लगा, चश्मे में भी क्या बोलते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव क्या लिखेंगे, पॉजिटिव पावर लेंस कहते हैं। मेरा +0.2 डायोप्टर का है, मतलब क्षमता वाला लेंस है, क्योंकि क्षमता का मतलब डायोप्टर होता है, +0.1 0.5 प्लस में, तो इसका मतलब उसके चश्मे में उत्तल लेंस लगा है। और उत्तल लेंस हमारे आंख में भी लगा रहता है, तो जब दोनों लेंस किरणों को कन्वर्ज करते हैं, कन्वर्ज करते करते एक दूसरे के सहारा करते, जब किरणों को कन्वर्ज करते हैं तो वह रेटिना पे ला देते हैं किरणों को, ठीक है, तो वहीं पे प्रतिबिंब बन जाता है। इसका मतलब दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखने लगती है, नजदीक की नहीं दिखती। अगर नजदीक की दिखती इसका मतलब कि किरण किरण जो प्रतिबिंब पहले बन जाना चाहिए था ना, समझ रहे हो, हाँ समझ रहे हो ना, ठीक है, आ रहा है ना बहन समझ में, भाई समझ में आ रहा है ना, ठीक है, समझते रहो और चित्र बनाना प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है भाई एग्जाम में। दोस्त पूछता है, निकट दृष्टि दोस्त, इनमें से कोई एक जरूर पूछता है, फिक्स है, ठीक है। तो आगे बढ़ूं, तो अब यहाँ पे अगला क्या है, अगला है, हम समझते हैं अगला दोष क्या है, जरा दृष्टि दोष, जिसको बोलेंगे प्रेस बायोपिया। इसमें क्या होगा कि ऐसा दोष जिसमें ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, इसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। देखो क्या होता है कि ये दोष कब होता है, जब
हमारे दादा लोग, दादा या दादी लोग एकदम बूढ़े हो जाते थे, एक कंडीशन आती है कि उन्हें जरा दृष्टि दोष होता है, मतलब कि ना तो उन्हें नज़दीक की दिख रही वस्तु ना ही दूर की, तो फिर वो चश्मा टेस्ट कराते हैं। कैसे, कारण क्या होता है कि ये दोष क्यों होता है, रीज़न क्या है कि जो सिलेरी मांसपेशियों का कमजोर होना, जो आंख में जो सिलेरी मांसपेशियां वो कमजोर हो जाती हैं। और दूसरा कारण क्या है कि आंख के लेंस में कम लचीलापन, मतलब कि जो आंख का जो लेंस था वो लचीलापन कम हो गया, मतलब कि उसमें लचीलापन कम आ गया, मतलब वो ठोस हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज करते हैं बाईफोकल लेंस। क्या, बाई फोकल लेंसेस। बाईफोकल लेंसेस का मतलब है अवतल उत्तल दोनों लेंस, मतलब अवतल प्लस उत्तल दो। उस चश्मे में जब चश्मा टेस्ट कराने जाऊंगा उसमें कॉनकेव लेंस भी रहेगा, कॉनकेव वेक्स। तो कॉनकेव का मतलब अवतल लेंस, मतलब इस अवतल लेंस का यूज करते हैं दूर की वस्तु देखने के लिए। फिर अगले वाले पार्ट में लगा रहता है उत्तल लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस। इसमें क्या होता है कि इसमें पास की वस्तु देखने के लिए, भाई मान लो कि जैसे पेपर पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा पेपर दूर करके पढ़ेंगे तो इसका मतलब कि वहाँ पे यूज कर रहे हैं कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। अगर मान लो रीडिंग करना है, एकदम पास की किताब पढ़ना है, तो इसका हम नीचे कर लेंगे चश्मे को, तो मतलब कि उत्तल लेंस, मतलब पास की वस्तु देखेंगे। तो इसके लिए वहाँ पे दोनों काम बन जाता है, उनका क्या करते हैं वहाँ पे दोनों काम बन जाता है। भाई हाँ सही बात है कि इस चश्मे में अवतल लेंस उत्तल लेंस दोनों लगा है। तो भाई अवतल लेंस लगा है तो इसका अवतल लेंस का काम करेंगे क्या, दूर की वस्तु देखने के लिए। थोड़ा सा उठा दिए चश्मा, हाँ मुझे थोड़ा दूर दिख रहा है, ऐसे ना बोलते दादा को देखोगे आप। तो फिर उसके बाद अगर मान लो उनको नज़दीक की वस्तु पढ़ना है तो उसका मतलब कि उत्तल लेंस का यूज कर लेंगे कि हाँ भाई इस चश्मे में दोनों लेंस लगा है, तो उत्तल लेंस थोड़ा नज़दीक कर लेंगे ऐसे का चश्मे को, पढ़ लेंगे तो हाँ भाई पास की वस्तु पढ़ पा रहे हैं। तो ये जो जरा दृष्टि दोष होता है, जब हमारे हम जब बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं भैया, दादा दादी लोग बूढ़े हो जाते हैं, ऐसी अवस्था आ जाती है जब ओल्ड एज आती है, तो उस कंडीशन में ना तो दूर की दिखती ना नज़दीक, चश्मा टेस्ट करवाए जाते हैं दादी लोग को। मानव नेत्र वाला पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं रंग बिरंगा संसार में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यार ये प्रिज्म होता क्या है। देखो, प्रिज्म जो है एक कांच का, क्या, प्रिज्म जो है एक कांच का प्रिज्म, एक पारदर्शी अपवर्तक माध्यम है। देख रहे हो यहाँ पे एक कांच का एक प्रिज्म होता है, पारदर्शी अपवर्तक माध्यम। अगर ये जो मेरे पास प्रिज्म है, इसके पास पता है, इसके पास दो ट्रेंगुलर सरफेस होती है, मतलब दो त्रिकोणीय सतह होती है। मतलब ये वाला देख रहे हो ट्रेंगुलर सरफेस, एक ए सरफेस और एक इसके पीछे, एक इसके पीछे फ्रंट, उधर जब पीछे देखेंगे तो उधर एक सरफेस होता है दो। और इसके पास तीन आयताकार सतह होती है, तीन आयता मतलब तीन ट्रायंगुलर सरफेस दो हो गया, और तीन आयता रेक्टेंगुलर सरफेस होती हैं, ठीक है, तीन रेक्टेंगुलर सरफेस। कौन कौन सी, एक नीचे होगी, एक इधर होगी और एक इधर होगी। दो तो ट्रायंगुलर सरफेस और तीन रेक्टेंगुलर सरफेस, मतलब दो त्रिकोणमितीय सतह, त्रिकोणीय सतह और तीन आयताकार सतह होती है इस प्रिज्म में। तो मतलब कि एक कांच का प्रिज्म एक पारदर्शी अपवर्तक माध्यम होता है। ठीक है, आप देखोगे प्रिज्म में जब भी कोई प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, समझ गया ना प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म मतलब एक ऐसी, जान लो, एक पारदर्शी एक माध्यम है, एक अपवर्तक माध्यम है जो कांच का बना होता है। ठीक, अब फिर उसके बाद जो मेरे पास प्रिज्म था, समझ गए कि हाँ इसके पास दो त्रिकोणीय सतह तीन आयताकार सतह होती है। अगला, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। अगर मान लो मेरे पास प्रिज्म है, उससे किसी भी प्रकाश का अपवर्तन होना है तो कैसे होगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे प्रिज्म बनाया है, यहाँ बाहर क्या रहती है, वायु, और प्रिज्म जो है वह कांच का बना होता है। फिर जैसे जो वायु निकलेगी बाहर, जो किरण निकलेगी बाहर, वह वायु में आ जाएगी। कहाँ पे आ जाएगी, वायु में। ठीक है, तो देखो ए है अभिलंब, ए है अभिलंब, यहाँ पे आई जो होता है आपतन कोण, आर अपवर्तन कोण, निर्गत कोण, विचलन कोण, ये सभी अभी समझ रहा हूँ ना, अभी समझना। देखो इसको अच्छे समझता हूँ अगले पेज में, तब यहाँ पे आता हूँ, अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले मान लो मेरे पास प्रिज्म है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण गई, ठीक है, यहाँ से हम लोग प्रकाश की किरण को भेजते हैं। जैसे प्रकाश की किरण गई, मतलब ये प्रकाश की किरण जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, याद है, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण, मतलब जो किरण वहां पे गई। ठीक है, तो अब ये जब गई तो यहाँ पे देखो
और एक चीज पीछे यहाँ पे मैंने दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा, देखो पीछे यहाँ पे पॉइंट लिखा है, एक प्रिज्म प्रकाश की किरण को अपने आधार की ओर मोड़ देता है। इसका मतलब समझो, जो प्रकाश की किरण जाती है वह अपने आधार मतलब नीचे की ओर किरण को मोड़ देता है, ये प्रिज्म का प्रॉपर्टी है। देखो अब प्रिज्म है, जैसे प्रकाश की किरण गई, है ना, गई, तो अब इस किरण पे क्या चाहिए, अभिलंब चाहिए, क्योंकि मैंने अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन चैप्टर में पढ़ा था। ए इसकी सरफेस हुआ, तो सरफेस में क्या होना चाहिए, अभिलंब होना चाहिए ना सरफेस पे ही। तो यहाँ पे मैं एक अभिलंब बनाता हूँ, ठीक है, देखना जरा, यहाँ पे मैं एक अभिलंब बना देता हूँ। ठीक, देखो ये मेरे पास एक क्या हो जाएगा, नॉर्मल मतलब अभिलंब हो जाएगा। अभिलंब है, जब अभिलंब पे आएगी किरण तो ये अपने हिस्सा था वो बेस की ओर मतलब इधर मुड़ जाएगी। जाना चाहिए था किसको, इस किरण को ऐसे निकल जाना चाहिए था ना, ऐसे, इस किरण को ऐसे निकल जाना चाहिए था। लेकिन जैसे माध्यम चेंज हुआ, मतलब पहले माध्यम वायु था, वायु से जैसे कांच में घुसा, मतलब बिरल से सघन में आया, तुरंत ही किरण क्या हो गई, मुड़ गई। फिर अब देखो ये कांच है, कांच अंदर यहाँ पे आई किरण, फिर जैसे बाहर आएगी मतलब वायु में, जैसे वायु में आएगी फिर अभिलंब की, अभिलंब इसको भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल होगा, यहाँ पे नॉर्मल होगा, अभिलंब ये भी किरण बेस की ओर, अपने बेस की ओर मतलब नीचे सतह की ओर झुक जाएगी। अब देखो जरा, एक किरण आ रही है, आई, और यहाँ अभिलंब के बीच जो एंगल बनेगा वह एंगल आई बोलूंगा, आपतन कोण। फिर उसके बाद जो किरण निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं, निर्गत किरण। और निर्गत किरण और जो अभिलंब के बीच बना कोण उसको बोलते हैं ई। क्या बोलते हैं, एंगल ई, निर्गत कोण, एंगल ई, मतलब कि ई जो बनता है उसको निर्गत कोण बोलते हैं। अब उसके बाद भैया देखो, अगर एक किरण मान लो मुड़ी, जैसे कांच में मुड़ी, तो यहाँ ए भी अभिलंब है, तो ए मुड़ी, तो ए क्या होता है, अपवर्तित किरण। क्या होती है, अपवर्तित, क्योंकि अपवर्तन हुआ ना, इसका प्रिज्म में अपवर्तन हुआ भाई, अपवर्तित किरण। और ये इसका विलंब है, ये अपवर्तित किरण, इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो एंगल आर बनेगा, जिसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। अब एक बचता है और एंगल, जिसको बोले एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको बोलते हैं विचलन कोण। अब मान लो एक किरण ऐसे आई, ठीक है, आई ना, जाना चाहिए था इसको सीधी, लेकिन जैसे वायु से कांच में आया, माध्यम बदला, तो किरण भाई मुड़ गई, अभिलंब की ओर झुक गई, अभिलंब की ओर झुक गई, सीधी निकल गई। तो अब मुझे मिलाना होगा, तो ऐसे मैं इस किरण को पीछे ऐसे खींचूंगा, तो जब खींचूंगा तो यहाँ पे ए जो कोण बनेगा एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, जिसको हम लोग व्यक्त करते हैं सिग्मा एम से। इसको क्या पढ़ेंगे, सिग्मा एम या डेल एम भी बोल सकते हैं, ठीक है, सिग्मा एम या डेल एम। कैसे बनता है, ऐसे घुमा के ऐसे बना देना है इसको, विचलन कोण को डेल एम से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे बनता ही है डेल एम, मतलब न्यूनतम विचलन कोण, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आया कि नहीं, प्रिज्म से। तो अब मैं पीछे बनाता हूं, देखो जरा। अब यहाँ पे आएगा भैया कि जो प्रिज्म का प्रकाश का अपवर्तन होता है उसका सचित्र वर्णन करो, चित्र बनाओ। तो आप प्रिज्म बना लेंगे, यहाँ वायु, यहाँ कांच है, ये वायु, ये अभिलंब है और ये अभिलंब है। तो जहाँ पे किरण निकलती है इसको बोलते हैं हम लोग, क्या लिख देना, क्या बोलते हैं, निर्गत किरण। क्या बोलेंगे, निर्गत किरण। और ये जाने वाली जो किरण होती है इसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। तो ये नॉर्मल है, अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच जो बनेगा कोण उसको बोलेंगे एंगल आई। और यहाँ पे जो ये अपवर्तित किरण है, इस किरण को क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिख लेना अपवर्तित किरण। क्या, अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण और ये नॉर्मल के बीच बनेगा एंगल आर, अपवर्तन कोण। फिर निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बनेगा एंगल ऑफ ई, मतलब इसको बोलते हैं निर्गत कोण। फिर इसको जब एक किरण सीधी ऐसे निकल जाती थी, क्योंकि निकल जाना चाहिए था, लेकिन जैसे प्रिज्म आया, माध्यम बदला, वो अभिलंब की ओर झुक गई। जब मैं इसको पीछे मिलाऊंगा इस किरण को, यहाँ पे जो बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन डी। तो ये ऐसे आपको पूरा चित्र बनाना पड़ेगा, एंगल ऑफ डेविएशन डी जिसको बोलते हैं सिग्मा एम से व्यक्त करते हैं, सिग्मा एम बना देंगे। तो ऐसे आप सचित्र वर्णन चित्र बना के ऐसे आप दिखा देंगे, ठीक। तो जो यहाँ पे एंगल आई है उसको बोलते हैं आपतन कोण, जो एंगल आर अपवर्तन कोण, एंगल जो ई है वह निर्गत कोण, और एंगल जो डी है विचलन कोण, इसको डेलेयम से व्यक्त करते हैं। ऐसे थोड़ा सा तिरछा करके बनाना, ठीक है, ऐसे घुमा के ऐसे, इसको अगर डेलेयम या डेल्टा एम बोलते हैं, इसी से विचलन कोण को व्यक्त करते हैं। विचलन कोण क्या मतलब, वही जो कोण विचलित हो रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे किरण जैसे किसकी ओर बेंड हुई, बेस की ओर, प्रिज्म के बेस की ओर, जैसे इसको मिला है यहाँ पे वही बनाना विचलन कोण। समझ में आया कि नहीं। तो ये आपको आएगा कि भाई जो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है उससे सचित्र वर्णन करो, तो आप वहां पे दिखा देंगे कौन चीज क्या है। समझ गए ना कॉन्सेप्ट। यार अभी मैंने जो पढ़ा था कि जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म को मैंने पढ़ लिया था अच्छे से। अब थोड़ा सा प्रिज्म का सूत्र जान लेता हूँ कि यार प्रिज्म का सूत्र होता क्या है। देखो सबसे पहले मैंने यही तो प्रिज्म बनाया था, यहाँ पे मेरे पास ऐसे ही तो प्रिज्म था ना यहाँ पे,
आपने देखा था कि जब मेरे पास प्रिज्म जो था ऐसे ही तो मेरे पास क्या था, प्रिज्म था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे जो एंगल बनता था इसको बोलते थे प्रिज्म कोण, जिसको हम लोग कैपिटल ए से व्यक्त करते थे। तो जो प्रिज्म का सूत्र निकल के आता हुआ n बराबर साइन ब्रैकेट में a प्लस सिग्मा m बटे 2 और पूरे का बटे साइन a बाई 2। फिर यहाँ पे जो I होता है एंगल I बराबर होगा, सिर्फ इसी वाले ब्रैकेट को हम लोग उठा लेते हैं, a प्लस सिग्मा m बटे 2, और जो एंगल R होगा मतलब जो अपवर्तन कोण होगा R, वह नीचे वाले जो वैल्यू है a बटे 2 उसके बराबर आता है। तो ये तीनों सूत्र ध्यान रखना है, मेन सूत्र है जो प्रिज्म का सूत्र है, और यहीं से जो ए वाला पार्ट है ए प्लस सिग्मा एम बटे 2 ए आई के बराबर होता है, और जो नीचे ए बाई 2 है ए आर के बराबर होता है। यन क्या होगा, अपवर्तनांक, और कैपिटल ए क्या है, प्रिज्म कोण, और आई क्या है, आपतन कोण, और स्मॉल आर क्या है, अपवर्तन कोण, और सिग्मा एम डेल एम में बोलूँ इसको बोलते हैं हम लोग न्यूनतम विचलन कोण, मतलब विचलन कोण, डेविएशन एंगल। ये पीछे मैंने पढ़ा था। सूत्र आप ध्यान रख लेना क्योंकि इससे न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल हम लोग वीडियो में, ठीक है। पढ़ता हूँ। अब देखो एक प्रिज्म प्रकाश की किरण को मोड़ देता है। भाई प्रिज्म स्वाभाविक बात है, जो भी प्रकाश की किरण आएगी वो मोड़ देता है, उसको बोलते हैं विचलन कोण, मतलब जिसको कैपिटल एंगल ऑफ डेविएशन डी, जिसको डेल एम से व्यक्त करते हैं, अभी मैंने सीखा। फिर हम जानते हैं कि सफेद प्रकाश 7 रंगों में से बनता है। जो भी सफेद प्रकाश होता है, अगर कोई भी व्हाइट, जानते हो आप भाई, प्रकाश आया सफेद, मान लो सफेद लाइट प्रकाश है, जब भी उसको प्रिज्म मारते हो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो अब हम अगला पढ़ने वाले हैं क्या, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, क्योंकि इसका भी पूछता है कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का सचित्र वर्णन करो। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोलेगा। देखो इसमें सबसे पहले समझेंगे वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या है। देखो जब सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश होता है किसी प्रिज्म से गुजरता है, मान लो जब भी आप कभी स्कूलों में प्रैक्टिकल कराया जाता है कि जो प्रिज्म होता है उसको धूप में ले जाएंगे, तो जब प्रकाश वो गिरता है प्रिज्म पे, जो प्रकाश पड़ता है धूप का, तो वो जैसे पड़ेगा तो प्रिज्म से जैसे गुजरेगा वह प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयविक रंगों में विभक्त हो जाता है, मतलब कि अलग हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जरा देखो ये आपके प्रिज्म है, इसके पास 2 रेक्टेंगुलर सरफेस होती हैं एंड दो ट्रायंगुलर सरफेस एंड 3 रेक्टेंगुलर सरफेस, मतलब दो कौन सरफेस होती है, 2 हमारे पास त्रिभुजाकार एंड 3 हमारे पास आयताकार। जैसे इस प्रिज्म से व्हाइट सनलाइट मतलब श्वेत प्रकाश गुजरता है, तो ये जैसे गुजरा प्रिज्म से, प्रिज्म की ओर बेंड हो गई, बेस की ओर ग्लास प्रिज्म है, नीचे बेंड हुई, ऐसा ये प्रकाश की जो व्हाइट कलर है, जो व्हाइट प्रकाश है मतलब सफेद प्रकाश है, वह प्रिज्म से गुजरते ही 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में, 7 रंगों में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेंज। अब यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हूँ, ठीक है, हिंदी में भी समझेंगे। तो सबसे पहले प्रिज्म है, श्वेत प्रकाश गया, श्वेत प्रकाश की किरण गई तो 7 किरणों में विभक्त हो गया, जिसको बोलते बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अगर आप इस प्रिज्म में जरा ध्यान से देखना यार कि यहाँ पे ऐसी कौन सी किरण हो जो सबसे ज्यादा बेंड हो रही है, मतलब कि जो प्रिज्म की ओर सबसे ज्यादा झुक रही है, कौन सी जस्ट है, बैगनी रंग। फिर उसके बाद सबसे कम कौन सी झुक रही है, लाल रंग, क्योंकि सबसे कम इसका विचलन हो रहा है। मतलब जो बैगनी रंग है उसका विचलन प्रिज्म से सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा ये प्रिज्म की ओर झुकती है, और जो लाल रंग है वह बहुत कम झुकती है। ध्यान रखना पॉइंट। तो अब जब ऐसे प्रिज्म बना लेंगे, श्वेत प्रकाश लिखेंगे, गुजारेंगे, तो 7 किरणों आप इसको कॉपी में बना लेना, ये प्रिज्म, ठीक है, ये जो मैंने लिखा, और उसको आप ये जब याद करेंगे तो यहां से बनता है विबग्योर। क्या, VIVGYOR, विबग्योर मतलब क्या, वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, और जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। तो ये याद हो जाएगा विबग्योर, मतलब विबग्योर से पता चलेगा कौन सा पहले के पहले कलर आएगा। अगर आप इसको हिंदी में ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो आप याद कर लेना क्या, बैजानी, देखो बताता हूं, बैजानी, हापी, नाला। आप इस ट्रिक से याद रखेंगे तो आपको हिंदी में आ जाएगा। वी से बैगनी, जा से जामुनी, ठीक है, यन से ना से नीला, एच से हरा, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, और ला से लाल। तो बैजानी, हापी, नाला याद रहेगा ना, बैजानी, हापी, नाला मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला,
पीला, नारंगी, लाल, यही तो है ना, बैगनी, आसमानी जिसको बोलते हैं जामुनी का, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, आया ना, बैजानी, हपी, नाला, बैगनी, जामुनी भी लिख सकते हैं आप वहां पे, ठीक है, नीला, यहाँ पे आसमानी के स्थान पे जामुनी भी लिख सकते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इस ट्रिक से आप याद रखेंगे तो आपको ये पूरा याद रहेगा, या आप विबग्योर से याद करो, विबग्योर से मतलब बैगनी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, समझ गए ना। तो ये चित्र आप बना लेना कॉपी में, ठीक है, और इसको रंगों को ऐसे दर्शा लेना, क्योंकि वहां पे आएगा कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाओ, तो आप इतना लिखेंगे और एक चित्र बना देंगे। अब नोट पॉइंट में क्या है, इसको भी लिखना है कि लाल रंग के प्रकाश में विचलन सबसे कम, जो आपको रेड कलर दिख रहा है, देख रहे हो ये रेड कलर, इसका विचलन सबसे कम होता है। उसी प्रकार तथा जो बैगनी रंग है उसका विचलन सबसे अधिक होता है, क्योंकि वह प्रिज्म की ओर सबसे ज्यादा झुका रहता है। तो यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्प में बनता है कि बताओ जब प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो उसमें किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, क्या बताओगे, लाल रंग। और किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, क्या बताओगे भैया बहन, क्या बताओगी, बताओ, बैगनी रंग, क्या बताएंगे, बैगनी रंग। समझ में आया कि नहीं। अब मान लो कि अगर ये भैया तो विचलन के आधार पे हो गया, अब वहीं पे आपसे पूछ लिया जाए कि उसके आधार पे बताओ, किसके आधार पे, तरंग दैर्ध्य के आधार पे। अगर मान लो कि आपसे पूछ लेता है कि हाँ भैया तरंग दैर्ध्य के आधार पर बताओ इसको कि किसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, याद रख लेना इसको भी। देखो जो हमारे पास लाल रंग है, जो हमारे पास लाल रंग थी, क्या, लाल रंग, इसकी तरंग दैर्ध्य, क्या, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी, क्या होगी, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक। और वहीं पे जो बैगनी रंग है, जो मेरे पास बैगनी रंग है, इसकी जो तरंग दैर्ध्य होगी वह सबसे कम होगी, क्या होगी, सबसे कम होगी, क्या होगी, सबसे कम, तरंग दैर्ध्य इसकी कम होगी, सबसे कम। तो क्वेश्चन बनेगा कि बताओ यार जब प्रिज्म से प्रकाश की किरण श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा। और विचलन में क्या था, लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। तो पॉइंट याद रखना, समझ गए ना। तो अब हम पढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगला यार श्वेत प्रकाश का पुनर्संयोजन। देखो भाई मेरी बहन एंड मेरे भाई, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो ना, प्लीज यार लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। देखो क्या होता है श्वेत प्रकाश का पुनर्संयोजन, देखो इसको समझने से पहले सबसे पहले जो हमने प्रिज्म पढ़ा था, याद है ना, प्रिज्म से जो भी श्वेत प्रकाश गुजरती थी, उस श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजारा जाता था तो 7 रंगों में विभक्त होती थी, मतलब 7 रंगों में बढ़ जाती थी ना। अब वहीं पे एक कॉन्सेप्ट और है कि श्वेत प्रकाश का पुनर्संयोजन, इसका मतलब क्या है, इन 7 रंगों में विभक्त होती थी, इन 7 रंगों को एक दूसरे प्रिज्म से वापस गुजारते हैं, मतलब उल्टी दिशा में रखा गया प्रिज्म, तो वे फिर से एक साथ मिलकर सफेद प्रकाश बना लेते हैं। इसका मतलब है आपके सामने एक प्रिज्म सीधा रखा गया, फिर एक प्रिज्म उल्टा रखा गया। ये जो प्रैक्टिकल है ये हमारे भाई साहब थे, कौन, सर्वप्रथम ये 1665 में प्रयोग किए थे, जिसका नाम था आइजैक न्यूटन। के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9 में। इन्होंने क्या करते हैं कि कांच के प्रिज्म से, जो कांच का प्रिज्म होता है, सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था, मतलब कि सूर्य के प्रकाश को जब गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त होता था। उन्होंने एक दूसरा समान प्रिज्म का प्रयोग करके वही एक दूसरा प्रिज्म समान लेते हैं और उस प्रिज्म को उल्टा रखते हैं। कैसे रखते हैं, उल्टा। तो स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु उन्हें और अधिक वर्ण नहीं मिले थे। लेकिन जब उन्होंने दूसरा प्रिज्म रखा, जैसे दूसरा प्रिज्म रखा पहले प्रिज्म के सापेक्ष, मतलब अगर पहला प्रिज्म सीधा है तो दूसरा प्रिज्म कैसा रहेगा, उल्टा रहेगा, उल्टी स्थिति में रखा तो स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण दूसरे प्रिज्म से होकर जैसे गुजरे और दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का पुंज जो है वह निर्गत हुआ, मतलब निकलता हुआ दिखाई दिया। तो मतलब समझो, सबसे पहले जो हमारे पास आइजैक न्यूटन थे भैया, एक प्रिज्म रखे, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से श्वेत प्रकाश गुजारे, क्या, श्वेत प्रकाश, आप हिंदी में लिखेंगे श्वेत प्रकाश, ठीक है। जो रेड है इसको लिख लेंगे आप लाल, और जो वायलेट है इसको बोलते हैं हम लोग बैगनी, क्या, बैगनी। प्रिज्म नंबर 1 और यहाँ पे प्रिज्म नंबर 2। नैरो स्लाइड का मतलब एक छोटा से छिद्र से गुजारते हैं, नैरो स्लाइड मतलब एक छोटे से छिद्र से गुजारते हैं प्रकाश को, जैसे गुजरा प्रिज्म से, जैसे हुआ। तो अब देखो ये प्रिज्म से ये क्या होता है, प्रिज्म का ए कौन सा होता है, बेस वाला। तो बेस की साइड क्या होती है, किरणें झुकती हैं। तो ए वायलेट
देखो वायलेट ज़्यादा बेंड होती है ना, मतलब कि जो कि ज़्यादा इसका विचलन होता है और रेड का कम विचलन होता है। ठीक, फिर जैसे इसे प्रकाश निकाला, जैसे ये निकली यहाँ से फिर बाहर निकली, फिर इन्हीं किरणों को अब भाई जो प्रिज्म अगला है इसको उल्टा रख दिया गया। कैसे उल्टा? तो जब प्रिज्म को उल्टा रखा गया तो बताओ किरणें क्या इधर जानी चाहिए? क्या इधर आएंगी किरणें? इधर आएंगी नहीं ना। क्यों? कि जो किरणें होती हैं वहाँ प्रिज्म के, ये बेस है, ये बेस है प्रिज्म का, तो बेस की ओर जाएंगी ना, ये बेंड होंगी, बेस की ओर मुड़ेंगी। तो देखो ये जो रेड गई किरण ऐसे गई, तो रेड का देख रहे हो आप, रेड का जो यहाँ पे विचलन हो रहा है बहुत कम, और ये वायलेट का बैगनी का यहाँ से तुरंत देखो कितना विचलन हो रहा है। ये जाके यहाँ से आई ऐसे लगा कितना विचलन हो, कितना ज्यादा मुड़ी, मतलब ऐसे आई ऐसे मुड़ी, क्योंकि जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन मुड़ गई ऐसे ना, तो ज्यादा बेंड हुई ना। फिर जब ये किरणें इस प्रकार से निकली बाहर, जैसे निकली वैसे फिर व्हाइट में बदल गई, व्हाइट लाइट मतलब कि श्वेत प्रकाश में। किसमें? श्वेत प्रकाश में फिर बदल गई। तो यही प्रैक्टिकल आइजैक न्यूटन ने किया था। ये चित्र बनाना प्रैक्टिस कर लेना भैया, क्योंकि जब श्वेत प्रकाश पहला पलट देना, फिर लाल, फिर बैगनी, फिर निकलेगी और क्या श्वेत प्रकाश। और यहाँ पे एक स्क्रीन रखा है, मान लो पर्दा रखा जाता है, इसको स्क्रीन के स्थान पे आप लिख देंगे पर्दा। इस पे तुरंत फोकस जब करते हैं फिर वही लाइटें सफेद में दिखती है। कॉन्सेप्ट क्लियर आया ना आप समझ में? कि ये काम किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने, साल 1665 ईस्वी में। ठीक है, अब देखो आगे आगे समझता हूँ। अगला कॉन्सेप्ट है यार, अब आगे भैया हम इंद्रधनुष समझते हैं। क्या है? रेनबो। तो इसको भी समझेंगे, बहुत मजा आएगा। देखो टॉपिक अच्छा है यार, रेनबो। आप लोगों ने देखा है बारिश के मौसम में रेनबो बनता है तो कैसा होता है? देखो सबसे पहले हम समझ लेंगे अच्छे। सबसे पहले यहाँ पे सन है, सन से क्या आती है? प्रकाश की आएगी, लाइट आएगी। जैसे लाइट आएगी, ये माध्यम कैसा? बाहर वायु है, वायु मतलब रेयरर है। तो जैसे यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे जैसे ये आएगी, मान लो प्रकाश की किरण क्या आई, तो जैसे दो किरणें आती हैं भाई, अब दो किरणें आएंगी तो यहाँ पे आएगी, एक निकलेगी ऐसे, एक रेड आती है जो मैंने देखा है, और दूसरी कौन सी होती है अपनी? दूसरी होती है वायलेट ना, बैगनी जिसको बोलते हैं, वायलेट टाइप का ए आती है ना, आती है ना यहाँ पे। ठीक, देखो इसको मिलाते हैं, दूसरी ए आई। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है? इसका रेयर, इसका यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन एंड डेविएशन होता है, जिसको हमने पढ़ा था क्या? रिफ्लेक्शन मतलब कि यहाँ पे अपवर्तन की घटना होती है, और डेविएशन का मतलब विचलन को, क्योंकि जैसे ये वायु से कहाँ प्रकाश की बूंदे सन होता है, और इस क्या है? पानी की बूंदे हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश पानी की बूंद से टकराया आया, तो यहाँ से अपवर्तन होगा, और यहाँ पे कोण जब किरणें मुड़ेगी मतलब डेविएशन भी होगा। फिर जैसे किरणें पानी की बूंद के अंदर गई, अब जब फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? इस प्लेस पर इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब कि आंतरिक परावर्तन है, और यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब कि आंतरिक परावर्तन। फिर जैसे पानी की बूंद से टकराई, एक किरण फिर कहाँ जाएगी? पता है कहाँ जाएगी? मेरी आंखों में। कहाँ जाएगी? इसको हटाते हैं, देखो रेड को देखना, यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं आपको रेड वाली। फिर ऐसे टकराई पानी की बूंद से, फिर एक किरण कहाँ जाएगी? आंखों में। फिर उसके बाद आपको जो बैगनी वाला दिख रहा है, देखो ये भी टकराया, तो ये भी मेरे कहाँ जाएगी? आंखों में जाएगी। तो भैया जैसे ये प्रकाश किरण आंखों में गई, तो ये प्रकाश किरण जब पीछे मिलाऊंगा, ये जब पीछे मिलाऊंगा, तो ये आपको दिख रहा है इंद्रधनुष। तो एक मिनट दिखाता हूँ यहाँ पे, रुको ला के इंद्रधनुष दिखाता हूँ, देखना जरा। ए तो ये इंद्रधनुष मुझे कहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है? देखो जरा, यहाँ पे इसको छोटा बना लेता हूँ थोड़ा। हाँ देखो, ये इंद्रधनुष मुझे पीछे की ओर कहाँ दिखाई देता है? पीछे की ओर बना हुआ दिखाई देता है। देखो जरा, ए ऐसा पीछे की ओर जब आप देखते हैं तो ये बाहर पीछे की ओर दिखाई देता है। मतलब है सूर्य तो यहाँ है, सूर्य से प्रकाश किरण आई जैसे, क्योंकि भाई हवा में ऊपर पानी की बूंदें हैं, क्योंकि पानी बरसता है तभी तो भाई इंद्रधनुष बनता है। तो पानी की जो छोटी छोटी बूंदें हैं, जैसे प्रकाश टकराया पानी की बूंद के अंदर गया, अब परावर्तन हुआ, किरणें मुड़ी, डेविएशन हुआ, फिर यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे जैसे बाहर निकली तो यहाँ भी रिफ्लेक्शन हुआ, क्या? अपवर्तन यहाँ पे हुआ। क्या हुआ? यहाँ पे अपवर्तन, क्योंकि पानी की बूंदे क्या है? सघन माध्यम, वायु में गई विरल माध्यम, तो यहाँ पे अपवर्तन होगा, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन। तो क्या होगा? फिर जब ये आंख मेरी यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ जब देखूंगा तो इसका मतलब मुझे दिखेगा ये सन से दूर बनता हुआ इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक, तो मतलब यह है कि इंद्रधनुष एक क्या है? इंद्रधनुष एक प्राकृतिक दृश्य है, जिसमें आकाश से 7 रंगों की धनुषाकार पट्टी दिखाई देती है। यह तब बनता है जब
सूरज की किरणें बारिश की बूंदों से गुजरती हैं। मतलब यह इंद्रधनुष तब बनता दिखाई देता है कि जो सूरज की किरणें हैं वह बारिश की बूंदों से गुजरेंगी तो इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब जो सूर्य है वो मेरे पीछे रहा होगा और इंद्रधनुष मुझे आगे बनता हुआ दिखाई देता है। रीजन समझ रहे हो ना कि जो सूर्य होता है वह मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरे पीछे सूर्य है और इंद्रधनुष आगे बनता है। भाई जब प्रकाश की किरणें आएंगी तो यहाँ पे बूंदे में गई, टकराई, तो फिर यहाँ पे आई तो पीछे बनता हुआ इंद्रधनुष दिखाई देता है 7 रंगों में। ठीक है, जिसे आपने पढ़ा था बैजानी हापी नाला वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ? आगे बढ़ता हूँ। देखो ये जो इंद्रधनुष है यार ये कैसे बनता है, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेना। जो कि इंद्रधनुष है यहाँ पे, ये इंद्रधनुष जो मेरे पास है ये कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ पे इंद्रधनुष जो बनाना इसको कैसे बनता है। देखो क्या है कि पहले क्या होगा अपवर्तन, जब सूर्य का प्रकाश बारिश की बूंदों में प्रवेश करता है। अभी देखा ना आपने, जैसे सूर्य का प्रकाश बारिश की, अभी मैंने जो समझाया वही सब यहाँ पे लिखा हूं। जब सूर्य का प्रकाश बारिश की बूंद में प्रवेश करता है तो वह अपवर्तित, क्या अपवर्तित होकर बूंद के अंदर मुड़ जाता है। अपवर्तित होकर मतलब कि डेविएशन होता है ना, वहां पे बूंद के अंदर मुड़ जाता है। इसमें वर्ण विक्षेपण होता है। क्या वर्ण विक्षेपण होता है और प्रकाश 7 रंगों में बट जाता है। भाई 7 रंगों में व्यक्त हो जाता है। फिर दूसरा हुआ, फिर उसी बूंद के अंदर अभी मैंने देखा था आंतरिक परावर्तन होता है। वहां पे क्या होता है आंतरिक परावर्तन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। बाहर क्या हुआ था रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन, जैसे पानी की बूंद के अंदर आया वैसे जैसे अब अंदर घुसा तो वहां पे टकराएगा तो आंतरिक परावर्तन होगा। वहां पे आंतरिक परावर्तन मतलब अब यह प्रकाश बूंद की अंदरूनी सतह से प्रतिबिंब होता है और दूसरी ओर जाता है। मतलब अब जो प्रकाश है वह बूंद की अंदरूनी सतह मतलब बूंद के अंदर गया उस सतह से प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब बनता है और दूसरी ओर जाता है, फिर वो लौट जाता था। अभी मैंने देखा था लौट आया था ना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये अंदर गया, ये टकराया, फिर वापस आ गया। ठीक, आंख पे। फिर उसके बाद तीसरी घटना क्या होती है अपवर्तन, फिर होता है मतलब बाहर निकलना, फिर निकलता है। मतलब अब यह विभाजित प्रकाश बूंद जो है बाहर निकलता है, बाहर निकलते समय फिर से अपवर्तन होता है। मतलब जैसे बाहर निकला फिर से उसका रिफ्रैक्शन होता है। मतलब क्या होता है अपवर्तन होता है और पीछे मुझे इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देता है। तो 3 पॉइंट है कि इंद्रधनुष बनता कैसे बनता है। अपवर्तन पहले होगा जब सूर्य का प्रकाश बारिश की बूंद के अंदर प्रवेश करेगा, फिर उसके बाद आंतरिक परावर्तन होगा अब जब प्रकाश की बूंद अंदरूनी सतह में उसके प्रतिबिंब होता है और दूसरी ओर जाता है मतलब आंख की ओर दिखता है। फिर उसके बाद अपवर्तन हुआ बाहर निकलना, मतलब कि जैसे अपवर्तन हुआ मतलब कि पानी की बूंद से वो किरणें क्या हुआ बाहर आई तो अपवर्तन हुआ। तो अब यह विभाजित प्रकाश की बूंद बाहर निकलता है और बाहर निकलते समय फिर से अपवर्तन होता है। अपवर्तन हुआ तो इसका मतलब पीछे मुझे दिखता है कि हाँ भाई इंद्रधनुष वहां पे बन रहा है। तो सारी घटना भाई बारिश के मौसम में हम लोग देखते हैं। भाई बारिश का मौसम आया है, एकदम सुहावना मौसम होता है, क्या गजब का मौसम होता है। इंद्रधनुष इंद्रधनुष अब दिखेगा आपको क्योंकि बारिश का मौसम आया। जब बारिश होगी ना तो आपको इंद्रधनुष दिखेगा तो वहां पे आप देखेंगे हाँ भाई फिजिक्स यहाँ पे लग रही है। ठीक, आप देख पाएंगे कि हम आगे खड़े हैं, हम इंद्रधनुष आगे देख रहे हैं और सूर्य जो है मेरे पीछे रह जाता है। क्लियर? आगे तो अब क्या हुआ कि अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं क्या वायुमंडलीय अपवर्तन। इसमें क्या होता है सबसे पहले थोड़ा सा इसका लॉजिक समझ लेंगे तब हम जो यहाँ पे लिखे हैं समझेंगे पढ़ेंगे। देखो हम सबसे पहले पृथ्वी पे खड़े होते हैं। भाई कहाँ पे खड़े होते हैं पृथ्वी पर खड़े होते हैं। मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी की परत है, पृथ्वी सतह, हम यहाँ पे खड़े हैं। तो आप मान लो जब आप पृथ्वी से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, कहाँ पे जाओगे जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे हवा क्या होती है हल्की होने लग जाती है। भाई आप नीचे हैं एकदम, तो यहाँ पे जो हवा होगी जो यहाँ पे एयर है वह बहुत सघन मात्रा में होती है, बहुत ज्यादा होती है, सघन मात्रा में होती है। लेकिन जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे आप खुश हो जाओ भैया कि ऐसे आप ऊपर चलते जा रहे हो, हाँ जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो हवा क्या होती है हल्की होने लगती है। मतलब कि हवा हल्की होने लगती है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है क्योंकि वायुमंडल में जो परतें हैं, जो वायुमंडलीय परतें हैं उन सब की जो घनत्व होता है, उन सब का जो डेंसिटी होता है वह अलग अलग होता है, मतलब समान नहीं होता है। ऊपर वाली जो हवा होती है वह विरल होती है और नीचे वाली जो हवा होती है सघन, क्योंकि नीचे बहुत सारी हवा होती है सघन माध्यम में रहती हैं तो सघन हवा होती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो हवा कैसी होने लग जाती है हल्की होने लग जाती है, तो वो विरल में होगी। इसका मतलब ये जो परतें दिख रही हैं ये बहुत पास पास होती है, एकदम मतलब मान लो 1 मिलीमीटर दूरी पे, 1 मिलीमीटर पे बहुत पास पास होती है। तो ये वायुमंडलीय क्या है वायुमंडल की परतें हैं। तो देखो जैसे सूर्य है, ये मान लो ये सन है, यहाँ सन से प्रकाश की किरणें आएगा तो ये पहले क्या हुआ रेयरर हुआ, मतलब रेयरर मतलब विरल, फिर जैसे आएगा डेंसर हो जाएगा मतलब सघन, तो प्रकाश की किरणें आएगी तो यहाँ पे आएगी तो ये क्या बनता है नॉर्मल रहता है। मान लो कि यहाँ से प्रकाश की किरणें आई,
विरल से, मतलब रेयरर से आई, तो यहाँ पे क्या आता है, ए नॉर्मल रहता है, क्योंकि भाई नॉर्मल भी चाहिए ना इसको, तो नॉर्मल थोड़ा सा बेंड हुई, फिर यहाँ से रेयर हुआ, फिर ये आएगी तो ये डेंसर हो जाएगा। तो ये जैसे किरण बेंड हुई तो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो हटाओ देता हूँ थोड़ा सा इसको, देखो ये यहाँ से क्या बनेगा, नॉर्मल, ये थोड़ा सा बेंड हुई, फिर उसके बाद डेंसर में आई, फिर जैसे ये नॉर्मल बनाओगे तो ये थोड़ा सा बेंड हुई, ऐसे झुकती चली जाती है, ऐसे झुकती चली जाती है, नीचे आती चली जाती है, रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर, मतलब बिरल से सघन, बिरल से सघन, मतलब ऊपर बिरल बिरल बिरल, फिर नीचे सघन सघन आता चला जाता है, बिरल से सघन माध्यम में किरणें मूर्ति चली जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है ना, क्योंकि बिरल से सघन में जा रही है, अपवर्तन हो रहा है ना, ठीक। तो यही है वायुमंडलीय अपवर्तन, क्योंकि वहां पे जो परतें हैं यार, सभी परतों का जो घनत्व होता है समान नहीं रहता, समान नहीं रहता, तो यहाँ पे वायुमंडलीय में अपवर्तन होता है। तो क्या होता है समझो जरा, पॉइंट है, जब प्रकाश किरणें, प्रकाश की जो किरण है वायुमंडल मतलब कि हवा की जो परतें हैं से होकर गुजरती हैं तो अपवर्तित, अपवर्तित मतलब मुड़ जाती हैं, यह घटना वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। भाई वायुमंडल में हवा की परतें हैं, जैसे प्रकाश की किरणें हवा की परतें से जाती हैं, टकराती हैं, वह मुड़ जाती हैं, यही घटना वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। तो देखो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि वायुमंडल में वायु की घनता, घनता मतलब घनत्व, डेंसिटी, और तापमान जो टेम्परेचर रहता है अलग अलग ऊंचाई पर बदलते रहते हैं। भाई जैसे जैसे आप ऊंचे जाओगे पृथ्वी से, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तब आपको क्या होगा, उसका घनत्व बदलता रहेगा, उसकी डेंसिटी चेंज होगी, और उसका जो तापमान है, उसका टेम्परेचर, वो भी टेम्परेचर बदलता रहता है। क्लियर हुआ पॉइंट वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में, कि मतलब है ये है, आप सिंपल से बोलना चाहेंगे कि बोल सकते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। फिर से सुनना मेरी बात बहन और मेरे भाई, सुनना यार, देखो पृथ्वी के वायुमंडल के कारण, पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। तो मैंने यहीं पे यहाँ पे जो लिखा था अच्छे से, कि जब प्रकाश किरणें वायुमंडल मतलब हवा की परतों से होकर गुजरती हैं तो वह अपवर्तित मतलब मुड़ जाती हैं, यह घटना वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाती है। क्लियर हुआ पॉइंट। अब हम समझते हैं अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। इसका मतलब क्या है कि देखो जो सन है जब सूर्य निकलता है तो मुझे 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है, वहीं पे जो सन है जब वो ढलता है तो मुझे 2 मिनट बाद तक दिखाई देने लगता है। मतलब यह है कि ये किसके कारण हो रहा है, ये घटना किसके कारण घटित हो रही है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। मतलब कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है, तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। मतलब है कि आप रहे भैया यहाँ पे एक टीना बेचारी खड़ी है पृथ्वी पर, बोलती है मुझे सूर्य वो दिखने लग गया सुबह में, ठीक है। अब जो सूर्य है, ये सूर्य भैया है, जो सूर्य की स्थिति है वास्तविक रियल में यहाँ पे है। अब सूर्य से जैसे प्रकाश किरण जाएगी तो ये पृथ्वी की ओर बेंड होती जाएगी, बेंड होती जाएगी कि नहीं, मतलब नीचे की ओर बेंड होती जाएगी। क्यों ऐसा, कि भाई वायुमंडल में पड़ते हैं, क्योंकि वायुमंडल की परतें हैं और ये पृथ्वी है, तो भाई वायुमंडल में विरल परतें हैं, बहुत पतली पतली परतें हैं, तो ये प्रकाश किरण नीचे रहता, सूर्य नीचे से जैसे जाएगा ऊपर तो भाई घनत्व सबसे कम है, क्योंकि परतें बहुत पतली हैं, तो ये बेंड होता जाएगा नीचे। और जब ये बेंड होता जाएगा तो मुझे, अब मैं आंख से अपने देखूंगा तो ये सूर्य जो रियल में है यहाँ था, तो वाह मुझे आभासी, ये आप जब अपनी आंख से देखो तो ये ऊपर दिखने लगता है। मतलब सूर्य तो नीचे था, लेकिन वाह जब आभासी स्थिति में क्या होगा कि सूर्य की जो आभासी स्थिति होगी वह प्रतीत होगा मुझे कि ये सूर्य ऊपर है, मतलब ऊपर उगता हुआ दिख रहा है। तो मैं, क्योंकि भाई पहले जो सूर्य जहां पे था रियल में, जब वहां से प्रकाश आया तो नीचे बेंड होता जाएगा, मतलब झुकता जाएगा, मुड़ता जाएगा, और मैं अपनी आंख से ऊपर देखूंगा भाई, जब मैं ऊपर देखूंगा तो इसका मतलब लगता है कि सूर्य ऊपर मुझे उगता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे ही सूर्य ढलता भी दिखाई देता है। तो ये है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है और वास्तविक सूर्य के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। अब भाई ऐसा होता क्यों है, देखो समझ लो, थोड़ा सा रीजन समझ लो, यहाँ पे नहीं बोलोगे भाई ये समझ में नहीं आया। देखो जब सूर्य की किरणें, जब जो सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, भाई सूर्य की जो किरणें है, सूर्य नीचे है क्योंकि उगता है तो नीचे से दिखता है ना, प्रवेश करती है तो वह अपवर्तित हो जाती है, मतलब मुड़ जाती है। इस कारण सूर्य की किरणें हमें सीधी रेखा में आती हुई प्रतीत होती हैं। इससे क्या होता है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वह सीधी आती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे सूर्य को हम पहले देख लेते हैं, मतलब 2 मिनट पहले देख लेते हैं। पहला रीजन समझ गए। दूसरा पॉइंट क्या है
सूर्य की अंतिम किरणें, जब भाई सूर्य ढलता है, सूर्य की अंतिम किरणें जब वायुमंडल से होकर गुजरती हैं तो वे भी अपवर्तित हो जाती हैं भाई, वो भी मुड़ जाती हैं और हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। इससे सूर्य क्षितिज से नीचे होने के बाद भी दिखाई देता है, 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देता रहता है। ये सब किसके कारण हो रहा है? सभी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हो रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट? आगे बढ़ता, इसको एक बार और पढ़ लेना, ठीक है, लिखना मत, बस समझ लेना। अब अगला कॉन्सेप्ट है प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें गैस के अणुओं, धूल कणों या अन्य सूक्ष्म कणों से टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाता है तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मान लो कि यहाँ पे सूर्य भैया हैं, क्या हैं? सूर्य भैया हैं, ठीक है। सन भैया यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे, ठीक है, चलो आ गए सन भैया हमारे। अब यहाँ पे भाई वायु प्रेजेंट है, वायुमंडल में हर जगह क्या प्रेजेंट है? वायु प्रेजेंट है कि नहीं? हर जगह वायु है। वायु के बहुत ही सूक्ष्म धूल कण है भाई, वायु ऊपर है, सूक्ष्म कण है, धूल कण है, ऊपर उड़ते रहते हैं। जैसे सूर्य सन से प्रकाश किरणें आएगी, आई, टकराई तो चारों दिशाओं में क्या होती है? फैल जाती है, चारों दिशाओं में फैल जाती है। तो प्रकाश की यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। तो आप बोल सकते हैं कि जब प्रकाश सूर्य से चलता है तो वायुमंडल में उपस्थित जो वायु के बहुत ही सूक्ष्म कण हैं, धूल हैं, सूक्ष्म कण और जो धूल कण हैं, उनसे टकराता है तो प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं में फैल जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। अब देखो हमारे पास मैंने रंग पढ़ा था बेबग्योर बैजानी हपीनाला। नोट पॉइंट में क्या है कि जो बैगनी या जो नीला रंग होता है, इसका रंग का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है। मतलब कि जो बैगनी रंग है और जो नीला रंग है, इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, और जो लाल रंग है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसका लाल रंग का क्यों ऐसा? कि जो लाल रंग है उसकी तरंग दैर्ध्य मैंने पढ़ा था सबसे अधिक होती है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी। अगर लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक है तो प्रकीर्णन कम होगा, और बैगनी और नीला रंग का तरंग दैर्ध्य कम था तो प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। उल्टा एक दूसरे के, समझ में गए? तो आप देखो प्रकीर्णन पे, प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटना क्या है? जो आकाश मुझे नीला दिखाई देता है, आकाश का नीला रंग दिखाई देना, ये प्रकीर्णन के कारण होता है। क्वेश्चन बनता है बहुविकल्पी में, बताओ कि आकाश का नीला दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण। उसी प्रकार सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग प्रतीत होना, मतलब कि जब सूर्योदय होता है और जब सूर्यास्त होता है सूर्य कैसा दिखता है? लाल दिखाई देता है ना। ये किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्लियर हुआ पॉइंट? अब देखो अगला पॉइंट है टिंडल प्रभाव। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? देखो जब प्रकाश किसी कोलाइड या अत्यधिक महीन कणों वाले माध्यम से गुजरता है तो वह प्रकाश कणों से टकराकर प्रकीर्णित होता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे आप मान लो एक घना जंगल है, देख रहे हो घना जंगल है, घने जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो जब ऊपर से प्रकाश आता है, जैसे प्रकाश आएगा तो घने जंगल से पेड़ पौधे से टकराएगा तो अंदर एकदम उजाला कर देता है। क्या होता है? अंदर एकदम उजाला कर देता है, मतलब कि फैल जाता है। यही है टिंडल इफेक्ट, यही टिंडल प्रभाव। भाई घने जंगल में चले जाओ, जैसे घने जंगल में जाते हैं तो भाई घने जंगल है भाई, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, एक दूसरे से एकदम चपके हुए होते हैं, है ना, मानता हूँ चपके हुए होते हैं। तो जैसे प्रकाश प्रवेश करता है अंदर, जंगल में प्रवेश किया, तो जैसे प्रवेश कर धूल कण है भाई, टकराएगा, प्रकीर्णित होगा तो इसका मतलब चार दिशाओं में फैल जाता है। देखो कितना सारा अंजोरा कर देता है। उसी प्रकार मान लो लाइट है, प्रकाश, जब आप कभी देखे हो घरों में, जब भाई धूप निकलती है, खिड़की से धूप आती है हमारे घरों में, तो जब देखते हैं आती है, प्रकाश आता है, तो वह धूल कण देखते हैं उड़ता रहता है, टकरा के उड़ता रहता है, तो प्रकाश फैल जाता है और धूल कण वहां पे उड़ते हुए नजर दिखाई देते हैं ना। ऐसा होता है। या आप घर में चले जाते हो, कोई होल होता है, वहां से प्रकाश अगर गुजरता है, जैसे अंदर आता है रूम में, तो जैसे वो आता है तो देखते हैं प्रकाश आ रहा है, तो वहां पे देखते हैं धूल कण बहुत सारे उड़ रहे होते हैं, तो वही है धूल कण से टकरा कर फैल रहा है, तो वही टिंडल इफेक्ट, यहाँ पे टिंडल इफेक्ट हो रहा है। समझ रहे हो ना? जब प्रकाश किसी कोलाइड या अत्यधिक महीन कणों वाले माध्यम से गुजरता है, मतलब बहुत छोटे कण, एकदम मतलब समझ लो कि छिद्र से गुजरता है, तो प्रकाश के कणों से टकराता है, फिर वह प्रकाश के कण है उसे टकराएगा तो प्रकीर्णित होता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो फाइनली अब यहाँ पे हम लोग, तो यार अभी तक मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए इस वीडियो में, सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। तो बहन अब क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम, पता है क्या करने वाले हैं? अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ बहुविकल्पी होंगे आप सभी के सामने और कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। आप इन्हीं न्यूमेरिकल्स और बहुविकल्पी को देखेंगे, हाँ यार जो मैंने पीछे पढ़ा, क्या वाकई में भैया ने जो पीछे पढ़ाया
सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं कि नहीं, तो आप इससे देख पाएंगे और क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, आपको बताना है। तो मैंने पीछे पढ़ा था, देख लेना जाके, वीडियो में पढ़ा था ना। तो यहाँ पे लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है, आकाश के नीले रंग के दिखने का कारण क्या है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन ऐसे बन सकता है जो कि 2024 में पूछा गया है। तो किसके कारण, आपको पढ़ता था ना, नीला किसके कारण दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा कि जो आकाश का वहां पे मैंने लिखा था रंग नीला दिखाई देना, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से देखने पर आकाश नीला, आकाश जो है दिखाई देता है। मान लो अगर आप चंद्रमा पे चले गए तो आकाश कैसा दिखाई देगा, बताओ। आकाश उस समय आपको काला दिखाई देगा, जब आप अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं तो आकाश काला दिखाई देता है, और लेकिन जब हम नीचे रहते हैं तो आकाश नीला दिखाई देता है। देखो जब हम नीचे रहते प्रकीर्णन हो पाता है, प्रकीर्णन जो होता है वह रंग, जितनी भी किरणें होती हैं उनका प्रकीर्णन कम होता है, इसीलिए नीला हो जाते हैं, ऊपर जाते हैं तो ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पे काला दिखता है। देखो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है, ये भी कैसे दिखाई देगा, काला, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला, सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है, सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है मतलब कि सफेद, सूर्य सफेद कब दिखेगा आपको, दोपहर के समय। कब, दोपहर के समय। दोपहर के समय सूर्य हमारे एकदम सिर पे आ जाता है तो सारी किरणें एक साथ मिल जाती हैं तो शोध बना लेती हैं, मतलब कि सारी किरणें शोध बना देती हैं ना। क्योंकि जब नीचे रहता है, सुबह होती है तब लाल दिखता है, और होता है तब भी लाल दिखता है, और लेकिन जब दोपहर होता है तब सूर्य हमारे सिर पे आ जाता है, मतलब एकदम ऊपर आ जाता है, तो सारी किरणों का प्रकीर्णन जो होता है एक साथ हो जाता है, मतलब कि सभी किरणें मिलकर सफेद किरणें बना देती हैं दोपहर के समय। अगला, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में दोष होगा, तो बताओ जरा कौन सा दोष होगा। तो उसके दोष होगा निकट दृष्टि दोष, मतलब एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उस नेत्र में दोष होगा। तो बताओ, जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखेगी लेकिन दूर की नहीं दिखेगी उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं ना। ठीक, अगला है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, क्या करता है वह, कौन, पुतली। आंख में जो प्रवेश करता है, जो आंख में प्रकाश प्रवेश करता है उसकी मात्रा कौन नियंत्रित करता है, पुतली। देखो 2023 एग्जाम में आया है क्वेश्चन। अगला है, एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से है, कितनी होगी बता सकते हो। तो 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच, कहाँ पे है 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच, यही था ना, क्योंकि जो मैंने लिया था सामान्य आंख के लिए 25 था और दूर बिंदु था अनंत, तो उसका मतलब ये है 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच, मतलब कि 25 से अनंत के बीच। यहाँ पे सामान्य, एक समान आंख वाला व्यक्ति है कि नॉर्मल व्यक्ति, आंखें ठीक ठाक हैं तो किसी वस्तु को सुख से देख सकता है, तो यदि वस्तु की दूरी कहाँ होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच। ये भी 2023 एग्जाम में, देखो ये भी मैंने जितने सारे भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसी से क्वेश्चन बना है। देखो सारे 2023, 19, 17, 25 में सभी में एग्जाम में पूछे गए हैं कि नहीं। आगे बढ़ता हूं, देखो अगला है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है क्या, बता सकते हो, दृष्टिपटल। दृष्टिपटल को एक और नाम से जानते थे हम लोग, रेटिना। क्या, रेटिना, यहीं पे मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता था। अगला है, श्वेत प्रकाश की किरण के त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है, या जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है तो यह प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है, किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होता है। ऐसा कौन सा रंग है जिसका विचलन बहुत कम होता है, तो बता सकते हो, वो था लाल, क्योंकि लाल कलर सबसे ऊपर था तो उसका विचलन कम होता है। देखो 2024 एग्जाम में पूछा गया था और 2023-25 में। ठीक है, तारों के टिमटिमाने का कारण किसका है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। मैंने पढ़ा था ना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, बताओ। अगर मुझे नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करना है तो हम क्या करेंगे, बता सकते हो, किसके द्वारा, पश्चमाभी मांसपेशियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला, दूर दृष्टि दोष, मतलब जिसको बोलते हैं दीर्घ दृष्टि दोष के कारण निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है,
बताओ। उत्तल लेंस, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, दूरदृष्टि के लिए। जब स्रोत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। कौन सा ऐसा रंग है? बताओ। बैगनी रंग। कौन सा था? बैगनी, वायलेट जिसको बोलते हैं, जो प्रिज्म की ओर एकदम बेस की ओर ज्यादा झुकी रहती है। देख लो 2024-25 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना कॉन्सेप्ट से। मजा आ रहा है ना कि हाँ भैया ने जो पढ़ा है वाकई में एग्जाम में पूछा गया है। अगला है, जब स्रोत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर लाल, कि यही सबसे कम झुकता है और ये प्रिज्म से, बेस से सबसे दूर रहता है, सबसे ऊपर। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय तथा सूर्य अस्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखता है, कैसा दिखता है? बताओ कैसा दिखता है? रक्ताभ। कैसा दिखाई देता है? रक्ताभ, क्योंकि जब सूर्य उदय होता है या सूर्यास्त होता है तब वहां रक्ताभ दिखता है। रक्त मतलब कि रक्ताभ मतलब लाल। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृश्य का परास होता है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृश्य का जो परास होता है वह 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। ठीक है। अगला है, एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को चित्र में दिखाया गया है, विचलन कोण होगा। देखो ये प्रिज्म है, आपको चित्र दिया गया है, एग्जाम में आया था 2025 के। विचलन कोण कहाँ बनता था? याद करो, जब मैं किरणों को पीछे खींचता था, मतलब किरणों को ऐसे पीछे खींचता हूँ तो यहाँ पे विचलन कोण बनता था ना, गामा। इसको बोलते गामा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला, चित्र में दो सर्वसम प्रिज्मों पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है, संयोजन से निर्गत प्रकाश की किरण होती है। तो जब देखो, जब यहाँ प्रिज्म आता है, याद करो मैंने न्यूटन वाला जो समझ रहा था ना, याद करो, जब प्रकाश की किरण आएगी तो रेड और वायलेट निकलती थी, फिर जाके फिर बाहर निकलती थी, वो कैसी हो जाती थी? श्वेत हो जाती थी ना, एकदम सफेद। इसका मतलब जब बाहर निकलेगी वो कैसे हो जाएगी? श्वेत हो जाएगी। यहाँ से किरणें जाएगी, बाहर निकलेगी, हाथ पे सारी में 7 रंगों में विभाजित होगी, मतलब कि वहाँ पे मैंने लिया था वायलेट और रेड। फिर जब प्रिज्म से उल्टा करके रखा है, फिर जब भेजूंगा, फिर जब अंदर आएगी फिर उनका विचलन होगा, फिर जब बाहर निकलेगी वो श्वेत बन के किरणें निकलती ही हैं। जब मैं न्यूटन वाले में समझा रहा था बोल के उनका नाम, ठीक है, श्वेत। 25 में एग्जाम में आया था 2025 के। अगला है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? जरा दृष्टि दोष। मतलब कि जरा दृष्टि दोष में ही उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का यूज करते थे, मतलब द्विफोकसी लेंस जिसमें उत्तल लेंस हो भी अवतल लेंस भी हो। तो 2025 के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, समझ रहे हो ना? मैंने बहुविकल्पी क्वेश्चंस समझ लिए हैं, ठीक है, और कई सारे क्वेश्चंस आए एग्जाम में फंसे जो मैंने पीछे पढ़ा था। अब न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेता हूँ इसी से रिलेटेड, जो मैंने इस चैप्टर को पढ़ा ना, अब उसी से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेता हूँ, आंकिक प्रश्न बना लेता हूँ, ताकि देखो एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि मेरे से बन पाए। देखो ये जो क्वेश्चन है 2018 एग्जाम में पूछा था, 19, 22, 25, देख लो लगातार चार, लगातार क्या, 19, 18, 19 लगातार, फिर 22, फिर 25 में 4 बार पूछा गया क्वेश्चन एकदम एज इट इज। तो क्या बोला है, अगर आप पहले चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, तो ये क्वेश्चन यार अच्छे से बना पाओगे। ठीक है, देखो भैया है ना, बस टेंशन ना लियो भैया। देखो कह रहा एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, अब जरा सोचो, अगर निकट दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस लगेगा? अवतल लेंस। व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को, 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को, दूर स्थित पुस्तक को अस्पष्टता पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा? तो सबसे पहले बोला निकट दृष्टि दोष, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या करेंगे, दिया है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को अस्पष्टता पढ़ सकता है। मतलब कि अगर वो पढ़ रहा है तो वहां पे 20 सेंटीमीटर दूरी पे क्या बन रहा है? उसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो v बराबर कितना दे दिया? 20 सेंटीमीटर। माइनस में लेंगे v का मान, क्यों? क्योंकि लेंस कैसा है, या ये लेंस कैसा है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष के लिए क्या लगाते हैं? अवतल लेंस। और यहाँ पे यूं, यूं और एफ वी, ये तीनों किस में रहता है? माइनस में रहता है। समझ गए कि नहीं? ठीक है, अब देखो जरा, फिर उसके बाद यूं बोला है वहां पे पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर देखो यहाँ पे बोला पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर, मतलब कि वस्तु रखी गई, पुस्तक रखी गई कितना? 25 सेंटीमीटर दूर। तो यहाँ पे वस्तु भी माइनस में। बोला है कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस है चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा, तो यहाँ से एफ तुम्हें ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे हम लोग लेंस का सूत्र लगाएंगे। क्या होता है लेंस का सूत्र? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है ना। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे? 1/f बराबर 1/v, v का मान कितना है? माइनस का 20, फिर माइनस 1/u, u का मान कितना? माइनस का 25,
1/f बराबर, इस माइनस को ऊपर कर दो, माइनस का 1/20, ये माइनस माइनस का गुणा होगा इसका इसका, तो कितना हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस ये नीचे है, ऊपर गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा 1/25। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1/f बराबर, प्लस वाला पहले लिख लो 1/25 माइनस 1/20 बाद लिख दो बस। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, 1/f बराबर, देखो यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेकर कर सकते हो, 25 और 20 का एलसीएम ले लो, 100 आएगा, 25 और 20 का एलसीएम। आप उस तरह कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते, नीचे समान नहीं है तो क्या करो, नीचे नीचे गुणा करो, 25 दूना 50, पीछे एक जीरो है 500, और फिर उसके बाद इसका इधर गुणा कराओगे, कितना आएगा 20 20 माइनस 25 का इधर गुणा कराओगे कितना आएगा 25 तो 1/f बराबर 20 में से 25 जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा 5, माइनस का 5 नीचे 500, इसको काटता हूँ, 5 5 कट गया, नीचे 2 जीरो, तो 1/f बराबर माइनस का 1/100, इसको पलट दूंगा तो बराबर कितना मिल जाएगा माइनस का 100, वो भी किसमें सेंटीमीटर में। तो फोकस दूरी तो सेंटीमीटर में आ गई ना, तो उसने बताया था कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा, कितनी फोकस दूरी का लेंस, तो फोकस दूरी है पहले। अब यहाँ से क्षमता निकालो, P बराबर सूत्र होता है क्षमता के याद पढ़ो 1/f, सेंटीमीटर में है तो सूत्र था P बराबर 100/f, क्या था P बराबर 100/f, तो P बराबर 100, f कितना दिया -100, 100 से काट दो, P बराबर -1 डायोप्टर, क्योंकि क्षमता का मात्रक 1 होता है, एक क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। मतलब उस व्यक्ति को -1 डायोप्टर क्षमता वाले लेंसों को चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। मतलब कहते नहीं कि मेरा -1 का है, -1.1 क्षमता वाला लेंस है, -2 2 -3 0.5 0.2 ऐसा होता है ना, इसीलिए अगर उसे व्यक्ति को पढ़ना है अच्छे से तो उसे -1 डायोप्टर वाला क्षमता का लेंस अपने चश्मे में लगवाना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ गए ना, क्लियर हुआ, क्योंकि बोला था फोकस दूरी के हाथ कोई लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा, तो चश्मे मतलब उसके लिए पहले क्षमता निकालो, फोकस दूरी निकल गई फिर क्षमता निकालो, तो यहाँ से दोनों पूछा था, मतलब फोकस दूरी भी क्षमता भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 80 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है, अधिक से अधिक 80 मीटर की दूरी तक देख सकता है, मतलब 80 मीटर की दूरी तक देखेगा तो प्रतिबिंब वही बनेगा ना। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है, आप लिख लेना v बराबर कितना 80 सेंटीमीटर, ए मीटर में दिया, कितना मीटर में दिया है, ए मीटर में दिया, और कैसा बोला निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है बताओगे, निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस, अवतल लेंस के लिए v और f सब माइनस में होता है, तो यहाँ पे माइनस लिख दूंगा। कैसे मैंने जाना v का मान है, जरा पढ़ो सवाल को यार, कह रहा निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 80 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। अगर 80 मीटर की दूरी तक देख पा रहा है, इसका मतलब वहां पे उसका प्रतिबिंब बन रहा है, तभी वो चीजें दिख रही हैं, इसका मतलब v का मान, प्रतिबिंब होता है ना v का मान, प्रतिबिंब की दूरी। तो गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक वस्तु देखने के लिए, अनंत दूरी तक वस्तु देखने के लिए, मतलब कि वस्तु की दूरी कितना दे दिया अनंत, और माइनस में, क्योंकि वस्तु माइनस में होगी, लेंस अवतल है, उसे किस प्रकृति तथा किस फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकृति तथा किस फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले फोकस दूरी यहाँ से f निकालो, f का मान ज्ञात करना है, सूत्र लगाओ लेंस का 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/u पहले मत रखना, ध्यान रखना सूत्र को, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये सूत्र होता है मेरे पास। f ज्ञात करना है, यहाँ रखूंगा 1/v, v का मान -80, फिर माइनस 1/u, u का मान माइनस अनंत। फिर अब इसको सॉल्व करूंगा क्या बनेगा 1/f बराबर 1/-80, ये माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस 1/इनफाइनाइट, तो 1/f बराबर 1/-80 और प्लस का ये बन जाएगा 0, क्यों, चूंकि हम जानते हैं कि 1/ जो इनफाइनाइट होता है वह 0 के बराबर होता है, मतलब 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0, जब भी नीचे अनंत रहे तो उसका मान आता है 0 के बराबर। तो 1/f बराबर 1/-80, इसको पलट दूंगा, f को जब पलटूंगा तो पलट जाएगा, तो माइनस का क्या मिल जाएगा फोकस दूरी, माइनस का 80 किस में मिलेगी मीटर में, माइनस का 80 मीटर। ठीक है, इतना आया कि नहीं। अब उसके बाद क्या बोला है सवाल, क्षमता बोला ना, किस प्रकृति तथा किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तब यहां से क्षमता भी ज्ञात करो, P बराबर क्या होता है
बता सकते हो, P बराबर 1/f। और ये मीटर है, अगर इसको सेंटीमीटर में रखोगे, क्योंकि इसको आप सेंटीमीटर में रखोगे तो क्या आ जाएगा बताओ। 80 मीटर है ना, तो 80 मीटर है तो मीटर में है, तो मीटर में ज्ञात कर लेता हूँ, क्योंकि फोकस दूरी 1/80 क्या आएगा, 1/80। तो यहाँ पे जब इसको एक को भाग दोगे, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, जब इसको भाग दोगे तो क्या आएगा, एक में भाग लगाओ आप, जिससे देखो एक है 80 लिखना है, तो जीरो लगाओ, दशमलव छोटा है, फिर जीरो लगा दशमलव, फिर 80 का नाम 80 जाएगा, फिर घटाओगे 20 आएगा, पॉइंट लगा जीरो, फिर 2 बार, फिर 8 दूनी 16, तो मतलब कि 2 जीरो में जोड़ देंगे 116 160 आएगा, घटाओगे जीरो, एक उधार लोग 10 में 4 गया 6 का 4, यहाँ बचेगा एक, एक कट जाएगा 40, फिर कितना बार जाएगा 5, 8 पंचे 40, पॉइंट लगा जीरो बढ़ा लोगे ही, 8 पंचे 40, मतलब 4 बार 400 बार चला जाएगा, तो P बराबर ज्ञात हो जाएगा माइनस का 0 क्या, माइनस का 0.0125, माइनस का 0.0125 हो जाएगा डायोप्टर, ए मीटर में हुआ। अगर आप इसी को सेंटीमीटर में निकालना चाहते हैं, P बराबर सेंटीमीटर के लिए 100/f करता हूँ, तो मतलब कि 100/f मतलब कि किस में रहता है, सेंटीमीटर में, तो 100 आएगा वही, ठीक है, आएगा वही, आंसर वही आएगा, बस यहीं पे आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्षमता इतना आ गया ना, माइनस का 0.0125 जब आप इसमें भाग लगाओगे, तो व्यक्ति को 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी तथा माइनस यहाँ पे बोल सकते हैं 0.0125 क्षमता का अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, किसका, अवतल लेंस का, क्योंकि दोष कैसा है, निकट दृष्टि दोष, तो उसे -0.0125 क्षमता का अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा अगर वस्तु से देखनी है तो। क्लियर हुआ ना पॉइंट, समझ गए, आगे बढ़ूं, ठीक है, आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन आप सभी के लिए HW रहेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ भाई इसका आंसर यही आएगा। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या चीजें दिया है, ठीक है, थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ। कह रहा है एक दीर्घ दृष्टि दोष, जब भी दीर्घ दृष्टि दोष जान लेना वहां पे कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, कौन सा, उत्तल लेंस होगा, और उत्तल लेंस के लिए यूं माइनस में रखेंगे, क्या, उत्तल लेंस के लिए यू किस में रखना है आपको, माइनस में, और बाकी सभी को प्लस में रखना है। तो देखो कह रहा है कि नेत्र का निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है, कितना है, 75 सेंटीमीटर है। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस किस फोकस दूरी वाला बताना है, इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। देखो उत्तल लेंस में आपको यू और वी दोनों माइनस में रखना है, और एफ यहाँ पे प्लस में होता है, बस यही ध्यान रखना। उत्तल लेंस के लिए यू और वी दोनों माइनस में और एफ प्लस में, तो आपको यहाँ पे यू दिया है कितना, माइनस का 25 सेंटीमीटर, ये चीज निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, और वी मतलब दूर बिंदु कितना दिया, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है, मतलब कि नेत्र का निकट बिंदु 25 है, 75 है। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, मतलब यह पूछा है। और सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25, क्योंकि सामान्य नेत्र का मैंने पढ़ा था ना, याद करो, आसपास जिसकी न्यूनतम दूरी वस्तु के लिए -25 सेंटीमीटर ना, माइनस, तो ये यू का मान बन जाएगा, और अगला जो 75 है वह भी का मान बन जाएगा 75 सेंटीमीटर, ये भी माइनस में रख लेंगे। तो आप लेंस का सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इस पे रखकर आप सॉल्व कर लेना। और हाँ भैया कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो आएगा आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं सबका आंसर चेक करूंगा किसका आंसर आता है पहले, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, रोको, सॉल्व करो, जल्दी से जुट जाओ। 95% चाहिए ना, तो यार भाई परसेंट चाहिए, सपना है पूरा करने के लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। आगे बढ़ूं, अगला क्वेश्चन में बढ़ता हूं। अब अगला क्वेश्चन है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई सारे बच्चों को डाउट रहता है, बट भैया हैं तो यार सब कुछ पॉसिबल है ना आपके साथ, आपके अपने भैया, प्यारे भैया, कृष्णा भैया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, मैं बैठा हूँ यार, चिंता मत करो, 95% दिला के ही रहूंगा बोर्ड एग्जाम में। देखो चलो सवाल को पढ़ता हूँ, बोल रहा है कि 60 डिग्री कोण वाले कांच के प्रिज्म का मतलब यहाँ पे दिया है, आपको सबसे पहले लिख लेंगे, दिया है कांच का प्रिज्म, प्रिज्म है तो मतलब कि प्रिज्म का कोण ए बराबर आपको दे दिया 60 डिग्री। पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक को यन से व्यक्त करते हैं, यन बराबर दिया √2। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए, अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात करो, मतलब कि डेल एम का मान ज्ञात करना है, डेविएशन एंगल, अल्पतम विचलन कोण। पहला ज्ञात करना क्या, अल्पतम विचलन कोण लिख लिया, पहला पॉइंट, ठीक। फिर दूसरा पॉइंट
आपतन कोण मतलब आई ज्ञात करना है। तीसरा पॉइंट अपवर्तन कोण मतलब एंगल आर। ये तीनों मान आपको निकालने हैं। तो देखो प्रिज्म की बात चल रहा है, प्रिज्म है तो प्रिज्म का सूत्र तुरंत लगाओगे। तो यहाँ पे अब हल करोगे तो याद है ना आपको प्रिज्म का सूत्र क्या था, n बराबर साइन ब्रेकट में a प्लस सिग्मा m अपान 2 और पूरे का बटे साइन a/2। आप सबकी वैल्यू रखो, या n का मान कितना दिया है √2 बराबर साइन a का मान कितना दिया है 60 प्लस का सिग्मा m, a का मान कितना दिया है 60 और प्लस का सिग्मा m, क्योंकि सिग्मा m पहले ज्ञात करना है, बटे का यहाँ पे बटे कितना है 2 और पूरे का बटे साइन ए का मान कितना दिया है 60 बटे का 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करूं, √2 बराबर साइन 60 प्लस का सिग्मा m बटे का 2। अब इसको सॉल्व करो, काट दो, 30 दूनी 60, क्या बचेगा साइन 30 डिग्री। फिर इस साइन 30 का इधर गुणा करा देना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा √2 गुणे साइन 30 डिग्री बराबर, इसका जो नीचे है इसको ऊपर फेंक दो, क्या बचेगा फिर साइन 60 प्लस सिग्मा m बटे का 2 बचेगा। तो अब उसके बाद √2 लिखो। ठीक है, साइन 30 का मान आपको मैथ में याद होगा, मैथ में वैल्यू वाला जो टेबल होता है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 बराबर साइन 60 प्लस का सिग्मा m बटे 2। तो अंडर √2 गुणे 1/2, ये जो 2 है √2 को हटाना था, यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ √2 गुणे √2। 2 को लिख सकता हूँ ना, कैसे देखो, √2 मेरे पास है, मान लो 2 है, इसको मैं √2 गुणे √2 कैसे लिखूंगा, रूट का रूट में गुणा कराऊंगा, √2 दूनी 4 और √4 किसकी वैल्यू थी 2 की, मतलब कि 2 बराबर 2 ही आया ना, मतलब कि मैं इसको ऐसे इस रूप में लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आगे यहाँ पे मिलेगा साइन, यहाँ पे स्क्वायर मत समझ लें, बटे में है। ठीक है, तो साइन 60 प्लस सिग्मा m बटे का 2, काट दो, एक रूट से एक रूट 2 कैंसिल, तो 1/√2 मिला बराबर साइन 60 प्लस का सिग्मा m बटे का 2। अब इस साइन को हटाना है तो तुम्हें पता करो कि इस 1/√2 इस साइन में किसकी वैल्यू होती है। इस साइन में 45 डिग्री का वैल्यू होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, क्योंकि साइन को हटाना इसलिए मैंने यहाँ पे रखा। फिर साइन 60 प्लस डेल m बटे का 2, साइन से साइन कटा, बचा कितना 45, 45 बराबर क्या बचा 60 प्लस का सिग्मा m बटे का 2 बराबर, इसका गुणा करा दो क्रॉस, 45 का 2 में कराओ, 45 दूना 90, 2 पंचे 10 गिरो से 1, 2 चौकाट 1 9, 90 बना बराबर 60 प्लस डेल m। ठीक है, अब डेल m चाहिए, सिग्मा m को मान चाहिए, प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 90 माइनस 60 बराबर सिग्मा m, 90 में से 60 जाएगा 30 डिग्री बराबर सिग्मा m, क्या 30 डिग्री सिग्मा m, मतलब कि सिग्मा m का जो मान मिल जाएगा, ये मेरे पास पहला आंसर जो निकल के आएगा ये आ जाएगा सिग्मा m का 30 डिग्री, तो मतलब कि पहला आंसर आ गया 30 डिग्री। अब आई पूछा है तो आई के बराबर दूसरा मैंने सूत्र पढ़ा था a प्लस सिग्मा m बटे 2, ए आई के बराबर निकाला था ना, याद करो प्रिज्म वाला सूत्र में। तो आई बराबर ए का मान है 60 प्लस सिग्मा m का मान निकाला 30 बटे 2, 60 30 कितना होगा 90 बटे 2, काटोगे 45 दूना 90, तो आई की वैल्यू कितना मिल जाएगी 45 डिग्री। फिर उसके बाद आर, आर बराबर क्या होता था, सूत्र मैंने पढ़ा था a/2, ए कितना है 60 डिग्री बटे 2 कर दोगे, 2 30 दूनी 60, तो ए का भी मान मिल जाएगा आपको, आर का मान, किसका एक आर का मान, क्योंकि ए का 60 डिग्री है प्रिज्म कोण दिया था, बटे 2 कर दिया 30 दूनी 60, तो आर का मान भी 30 डिग्री आपको मिल जाएगा। ये तीनों वैल्यूज का आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट, समझ गए सारे न्यूमेरिकल्स। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने कंप्लीट वीडियो यहां तक एंड तक देखी और अच्छे से पढ़ा समझा, कॉपी में नोट किया। वीडियो में जहां भी आपके डाउट हैं कमेंट में बता देना कि हाँ भैया यहाँ पे नहीं समझ में आया, मैं उसको आपको रिप्लाई दे दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, और हाँ वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना जरूर, और कमेंट में जरूर अपना कुछ ना कुछ जरूर शेयर करना यार कि हाँ वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी कि नहीं लगी, तो अपनी राय कमेंट में जरूर देना। और हाँ यार प्लीज इस वीडियो को जरूर किसी एक को शेयर करना, जरूर किसी एक को शेयर करना, चाहे अपने ग्रुप में ही शेयर कर दो, बट शेयर करो।
किसी भी ग्रुप में आप जुड़े हो उस ग्रुप में जरूर इस वीडियो को शेयर करो, या आपका कोई भी रिलेशन में कोई भाई बहन हो जो 10th क्लास में हो, कंप्लीट तैयारी करना चाहता है, उसको जरूर यार प्लीज इस वीडियो को शेयर करना। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। आपका अपना कृष्णा भैया, बाय।